गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। मॉर्निंग। सो प्रीपोजिशंस हमने लास्ट चैप्टर था जो स्टार्ट किया था, राइट बच्चों? हम्म। और लास्ट स्लाइड जो हमने करी थी, लेट अस रिकॉल, दैट वाज दैट स्लाइड। दैट वाज दैट स्लाइड। एट ऑन इन के बारे में सीखा था, तो इसको एक बार, ये हमने लास्ट खत्म किया था, यहाँ पे हमने खत्म किया था। ठीक है, जो बच्चे आए थे उनको पता है, जो बच्चों ने रिवाइज किया उनको भी शायद पता होगा। रिवाइज किया था, आप आए थे? रिवाइज किया था, हो गया था। तो एक्चुअली देखो, प्रीपोजिशंस में मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। तीन चैप्टर को, प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जो हमको जब पढ़ाया जाता है तब लगता है हमको आता है, जब सवाल आता है तो पता चलता है हमको नहीं आता है। ऐसा ही होता है। जब पढ़ाया जा रहा है, अभी बता रहा हूँ गेट का मतलब ये होता है उनका, तो ऐसा लगता है ये तो यार सरल सी चीजें तो हमको आती है ना, या आ गई, किसी ने बता दिया, चलो ठीक है सर अब आ गई, लेकिन फिर बाद में नहीं आती है। तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली, कॉन्सेप्चुअली पढ़ने के लिए हमने इसको तीन पार्ट्स में तोड़ा है चैप्टर को। अभी पहला पार्ट ही चल रहा है। अभी आज मोस्ट प्रोबेबली पहला पार्ट तो भी खत्म हो जाएगा, सेकंड पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। पहले पार्ट में क्या है, हमने कुछ जनरल यूसेज में जो प्रीपोजिशंस रहते हैं, जनरली यूज्ड प्रीपोजिशन जो आमतौर पर यूज होते हैं, जैसे सरल से एट, ऑन, इन, फॉर, बिटवीन, सरल सरल से जो प्रीपोजिशंस होते हैं, अंडर, अबव, ओवर, बिलो, इनके बारे में सीखा, उसको रिकॉल किया एक तरीके से, और बेसिक डिफरेंसेस सीखे। क्योंकि हमको पता तो है कि एट का मतलब क्या है, इन का मतलब क्या है, ऑन का मतलब क्या है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि एट और ऑन और इन में डिफरेंस क्या है ना, कहाँ कौन सी सिचुएशन में किसको यूज करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट अभी यही चल रहा है, अभी कुछ एक सेंटेंस उसके बचे। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस को उठाकर उनके यूजेस पढ़ेंगे, जैसे अपन ने टेंस में पढ़े थे, याद है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये यूजेस हैं। तो उस तरीके से यूजेस से पढ़ेंगे तो उससे भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, और थर्ड एंड द लास्ट पार्ट होगा टोटल रटाफिकेशन। एक या दो शीट आपको दी जाएगी, वो फिक्स है कि इस सिचुएशन में यही प्रीपोजिशन आएगा, वो बियॉन्ड रूल्स होगा, उसको कोई रूल नहीं कह सकते, एक्सेप्शन है, वो सारे क्या है, एक्सेप्शन। तो वो बिल्कुल लास्ट में लेंगे। ठीक है, एंड बिलीव मी एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर आपने ये तीन पार्ट्स, एक क्लास ही हुई है अभी, जिन्होंने नहीं सीखा तो उनसे गुजारिश है कि उसको पार्ट को रिपीट कर लें, अपने अपने फोन्स पे देखें, आपको लिंक मिली हुई होगी ग्रुप के अंदर, लास्ट जो वीडियो मिली है। ठीक है ना, एक उस पार्ट को रिपीट करें, और अभी ये जो जितनी भी क्लासेस प्रीपोजिशंस की होती हैं, ये सब करके आप आपके प्रीपोजिशन के कोई सी भी लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करें। क्लास 10th लेवल पे नहीं कह रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी लेवल। आपको कोई क्वेश्चन बाहर मिलेगा ही नहीं, आपको कोई क्वेश्चन बाहर मिलेगा ही। क्वेश्चन का मतलब ऐसा नहीं है कि अभी ही केम हियर डैश यस्टरडे, तो ही केम हियर डैश यस्टरडे, इससे रिलेटेड, रूल से रिलेटेड ही आपको सेंटेंस मिलेंगे, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। समझे क्या? समझे? ठीक है ना, करीब करीब 90 to 95% हम सारे रूल्स इसमें कवर करेंगे तीनों सेक्शंस में, चाहे से भी जनरल यूसेज वाले प्रीपोजिशंस ले रहे हैं, चाहे से बाद में एक एक को उठा के यूजेस लेंगे, चाहे से बाद में रटाफिकेशन में जो शीट दूंगा उसमें आपको, अच्छा उसको भी कैसे करनी है, उसको भी जल्दी जल्दी पढ़ना है पहले तो, और फिर उसको यूज करना है डेली यूज में। जैसे हम उसको यूज करेंगे तो हमको याद हो जाएगा कि इस जगह ये प्रीपोजिशन लगता है, इस जगह ये प्रीपोजिशन मतलब शब्दों को शब्दों से जोड़ने वाला कनेक्टर, शब्दों को शब्दों से जोड़ने वाला कनेक्टर। दूसरा, प्रीपोजिशन के बाद दुनिया में तीन ही चीजें आ सकती हैं, इसको भी ध्यान रखना है। प्रीपोजिशन के बाद दुनिया में कितनी चीजें आ सकती हैं? तीन ही चीजें आ सकती है। बोलो शैली, क्या क्या आ सकती हैं? प्रीपोजिशन के बाद दुनिया में तीन ही चीजें आ सकती हैं। प्रीपोजिशन क्या करता है, शब्दों को शब्दों से जोड़ता है। तो लेट्स से कि ये प्रीपोजिशन है, तो ये एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ता है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ता है। तो प्रीपोजिशन से पहले कौन सा वर्ड लगा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद में कौन वर्ड लगा हुआ है उस पर फर्क पड़ेगा। प्रीपोजिशन के बाद में दुनिया में तीन ही तरीके के शब्द लग सकते हैं। बोलो चलिए। तो पहली शीट में बताया था, दैट मीन्स यू हैव नॉट रिवाइज्ड। हाँ, क्या लग सकता? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब ना। प्रीपोजिशन का कभी एडवर्ब नहीं लगेगा, नाउन लग सकता है, और नाउन के स्थान पे जो प्रयोग किया जाता है दैट मीन्स प्रोनाउन लग सकता है। नहीं, आपने भी रिवाइज नहीं किया, आप भी नहीं आए थे क्या उस क्लास में? हाँ, जैरन, जैरन का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब नाउन का काम करे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब नाउन का काम करे, यानी एक तरीके से नाउन ही लगता है, प्रोनाउन भी नाउन की जगह लग रहा है, और यहाँ पे जैरन का मतलब भी वही कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नाउन का काम करे। ठीक है, तो नाउन टाइप का स्ट्रक्चर ही लग सकता है प्रीपोजिशन के बाद। ठीक है, अब जो फर्स्ट पार्ट हमारा चल रहा है उसके बचे हुए प्री सेंटेंस देखते हैं। हाँ जी, टाइम से रिलेटेड प्रीपोजिशन हमने स्टार्ट की है, उसमें हमने सबसे पहले सीखा एट ऑन इन। क्या सीखा? एट ऑन इन। जब क्लॉकवाइज टाइम हो, घड़ी का समय हो तो एट, जब डे या दिन या वार हो तो ऑन, और मंथ या ईयर हो तो इन। जैसे कि एट 7:30 AM ऑन मंडे इन, ये सीखा। इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, एट ऑन इन ही चल रहा है अभी आगे। ठीक है ना, एट ऑन इन के दूसरे सेंटेंस लो।
द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द इवनिंग, द नाइट। ये एक्सप्रेशंस अगर हमारे सेंटेंस में हैं तो हम प्रीपोजिशन कौन सा यूज करेंगे? ये सब समय के प्रतीक है, ये सब समय के प्रतीक है। ठीक है ना, हमारे टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले प्रीपोजिशंस हमने स्टार्ट किए हैं, और ये चारों के चारों भी टाइम को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बीच में बोलोगे तो मैं बाहर कर दूंगा। केवल और केवल मुझसे बात करनी है, आपस में बात नहीं करनी। ही राइसेस अर्ली, अभी तो आप ऐड कर रहे थे, अभी मूड बदल गया। हाँ बोलो, बोलो, आप बोलो। एट ऑन इन, तीन ऑप्शन है, आप बोलो। एट, ठीक है। अगला, ही केम टू सी मी इन द नाइट, इन द नाइट। हम्म, इसमें भी एट। द मून शाइन्स एट नाइट। हम्म, एट नाइट। तो आपके हिसाब से तीनों में एट। देखो, जब द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द इवनिंग, द नाइट लिखा हुआ हो तो हमेशा इन आएगा। क्या आएगा? इन आएगा। तो यहाँ पे तो इन है, यहाँ पे भी इन है, पर यहाँ पे नाइट को विशेष अधिकार प्राप्त है। नाइट के केस में एक एक्सप्रेशन और बनता है जिसको अपन कहते हैं एट नाइट। क्या बनता है? पहले तो आप डिफरेंस देखो। डिफरेंस ये है कि इनके साथ आएगा तो द लग के आएगा, एट के साथ आएगा तो विदाउट द आर्टिकल आएगा। ये डिफरेंस समझ में आया? लेकिन सर, इन द नाइट कब आएगा और एट नाइट कब आएगा वो भी तो बताओ। भाई अभी तो द लगा हुआ था बेटा, तो आपने भर दिया इन। द नहीं लगा हुआ था, आपने भर दिया एट। लेकिन कल को दोनों ही भरवाए, मतलब नाइट छोड़ दें यहाँ पे और ऑप्शन में ही दोनों ही हो, इन द करके भी ऑप्शन हो और दूसरा एट भी ऑप्शन हो, तो इन द वाला कॉम्बिनेशन कब यूज करें और एट वाला कॉम्बिनेशन कब यूज करें, सवाल ये। तो देखो ध्यान से पढ़ो यहाँ पे। इन द नाइट का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द नाइट। नाइट में किसी पर्टिकुलर समय की बात होती है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, है ना। यहाँ पे पूरी रात की बात होती है। एट नाइट में किसकी बात होती है? पूरे। तो अब आप मीनिंग के अकॉर्डिंग, द मून शाइन्स, क्या चंद्रमा क्या केवल पर्टिकुलर 9 बजे चमक के फिर 9 बज के 1 मिनट में चमकना बंद कर देता है क्या? ऐसा नहीं है ना। अब वो बादलों के बीच में छुप गया तो ऐसा मत कहना कि हाँ सर हमारा तो छुप गया था। वो एक डिफरेंट मैटर है ना। चमक तो वो, चमक तो अमावस की रात भी वो चमकता तो है, पर वो अर्थ की पोजीशन कुछ ऐसी है कि वो दिखाई नहीं देता। अर्थ तो वो उसकी थोड़ा ना लाइट बंद हो गई वहां पे। अंतरिक्ष में जाके देखोगे तो वो अभी भी चमक रहा है ना। समझ गए? क्लियर? ठीक है। तो द मून शाइन्स एट नाइट, नाइट में चमकेगा तो पूरी रात में चमकेगा, या कुछ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो चमकेगा। और अगर वो मुझसे मिलने आया, ही केम टू सी मी, ही केम टू सी मतलब मुझसे, मुझको देखने आया, मुझसे मिलने आया, तो रात में किसी पर्टिकुलर टाइम पे आएगा। ठीक है ना। और ही राइसेस अर्ली, तो वो मॉर्निंग में उठेगा तो एक पर्टिकुलर टाइम पे उठेगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है इन और एट में डिफरेंस। इन द मॉर्निंग आप ऐसे एक्सप्रेशन वाइज याद करो, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट, होता ही यही है। और एट नाइट अलग से होता है, एट द नाइट भी नहीं होता। तो यही वाले केसेस शायद हम, मेरे को ऐसा याद आ रहा है आर्टिकल वाले चैप्टर में भी सीखे थे हमने, याद है? सीखे थे आर्टिकल वाले चैप्टर में, जब अपन द आर्टिकल पढ़ रहे थे तभी भी इसको रिवीज किया था, और टाइम ऐसे भी बोला था कि प्रीपोजिशन में फिर से रिपीट हो गया। चलो जी नेक्स्ट। ही केम हेयर डैश सैटरडे मॉर्निंग, वही ऑप्शन है। एट ऑन इन, वही ऑप्शन चल रहे हैं, मतलब टाइम से रिप्रेजेंट करने वाले प्रीपोजिशन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ही केम हेयर ऑन सैटरडे मॉर्निंग, आप बोलो। ऑन, आप बोलो। इन, मतलब आप तो मॉर्निंग को देख के इन कह रहे हो, और क्यों, मॉर्निंग में ही तो आता है इन, देखो। ठीक है, मॉर्निंग टाइम तो सैटरडे भी टाइम है, मॉर्निंग भी टाइम है, किस समय का टाइम उससे बात कर रहे हैं। और आप दोनों ने ऑन जो कहा वो सैटरडे को देख के किया, क्योंकि पिछली शीट पे हमने सीखा है कि एट मतलब क्लॉकवाइज टाइम, ऑन मतलब डे या डेट, और इन मतलब मंथ। तो आप दोनों ने सैटरडे डे देख के किया, आप दोनों ने, और आपने मॉर्निंग देख के, और आपने करो। एट तो आता है घड़ी के समय में, एट क्लॉकवाइज टाइम में। ऑन होता है डे या डेट में, डे या डेट यानी वार या तारीख। हाँ, इसमें सैटरडे है तो वार है ना। और इन आता है मंथ या ईयर, जैसे जून जुलाई मंथ, ईयर यानी कोई समय। तो अब क्या आएगा? ऑन। लेकिन मॉर्निंग भी तो है। अब प्रॉब्लम यही है कि सैटरडे के हिसाब से कुछ और है, मॉर्निंग के हिसाब से कुछ और है, दोनों आ गए, तो ये प्रॉब्लम, ये कंफ्यूजन है। तो अब आप किसको प्रायोरिटी दोगे, सैटरडे को या मॉर्निंग को? सैटरडे, दैट मीन्स ऑन। तो सबका आंसर ऑन, या किसी का आंसर इन, या कुछ अलग?
ऑप्शन एट ऑन इन ही है, तीन ही है, ये हिंट है। एट भी हो सकता है या होगा। नहीं, एक जवाब दो। होगा। तो आपका आंसर एट बदलना चाहोगे, और किसी और को बदलना चाहेगा क्या? नहीं तो क्या है आपका आंसर, क्या है? ऑन। ऑन। चलो ये बताओ, चलो। इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड दैट्स द नाइट ऑफ 25 जून 1975, 25 जून की रात को इमरजेंसी यानी आपातकाल लगा। ठीक है ना? इंदिरा गांधी जी के प्रशासन में, के राज में। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 25 जून 1975 डेट है और नाइट भी है ऑप्शन में। अब द नाइट के हिसाब से चलें तो इन, और डेट के हिसाब से चलें तो ऑन। तो अगेन ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही है, डे या डेट का, डेट और मॉर्निंग का कॉम्बिनेशन है, इसमें डेट और नाइट का कॉम्बिनेशन है। बेटा एट के आगे तो कभी आर्टिकल द लगता ही नहीं है। एट नाइट देखो, ऊपर देखो, ये तो सरासर गलत है। एट नाइट होता है, एट और नाइट के बीच में द नहीं आ सकता कभी भी। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? ठीक है, अगर आपका आंसर एट है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ आप बताओ। एट, इसको इन कर दो, इन कर दो। और पहले ऑन करवाया था आपने, है ना? पहले ऑन करवाया था आपने सैटरडे के केस में। आप दोनों में ऐड बता रहे हो। ठीक है, एक लास्ट और बताओ, फिर सारी पोल पट्टी खोलते हैं। आई मैट हिम डैश द इवनिंग ऑफ 1 जून। मैं 1 जून की शाम को उससे मिला। अब 1 जून डेट है और इवनिंग ऊपर वाले ऑप्शंस में रखा हुआ है, और इवनिंग के साथ द भी लगा हुआ है, द इवनिंग। तो द इवनिंग के हिसाब से इन लगाएंगे, या 1 जून के हिसाब से ऑन लगाएंगे, या चर्चित की तरह एट पे अड़े रहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो आप बैग उतारेंगे। ऑन। हाँ बोलो। आपका आंसर इन, किसका? आपका। ओके, हाँ चर्चित ने तो एट फिक्स ही कर दिया है। हाँ मौलिक बोलो। अरे गेस तो कर यार, तीन ऑप्शन में से एक गेस नहीं कर सकता? पढ़ पढ़ के ही देख लो। एक बार एट लगा के पढ़ के देखो सेंटेंस, एक बार ऑन लगा के पढ़ के देखो सेंटेंस, एक बार इन लगा के पढ़ के देखो सेंटेंस। इन द इवनिंग, हाँ, इन ही कर दें। सो द करेक्ट आंसर इन ऑल द थ्री सेंटेंस इज ऑन। ठीक है, यानी डे या डेट, सुन लो, आप सुन लो, सुन लो। अभी और कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी और भी कॉम्बिनेशंस बाकी है ना, तो ध्यान से उसको अपने माइंड के अंदर कैटेगराइज करते चलो। नहीं करोगे? जो नहीं करेगा वो बाहर चलो। हाँ, अपने माइंड के अंदर इसको कैटेगराइज करो। कैटेगरी क्या है? कि डे या डेट के साथ ऑन, द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द इवनिंग, द नाइट के साथ इन। अच्छा, एट नाइट तो बिल्कुल अलग ही है, वो तो न्यारा है, एक्सेप्शन के तौर पे याद करो उसको। एट नाइट का मतलब तो होल नाइट होता है, ये तो बिल्कुल अलग ही चलेगा ना। तो एट नाइट को देखो मैं साइड में रख रहा हूँ। तो द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द इवनिंग, द नाइट के साथ इन, और डे या डेट के साथ ऑन। लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए तो आप डे या डेट को प्रायोरिटी दोगे, इस तरीके की कैटेगरी क्रिएट करो। डे या डेट को प्रायोरिटी दोगे तो सैटरडे इज अ डे, एंड 25 जून टू 1971 इज ए डेट, एंड इट इज ऑल्सो ए डेट। तो डे या डेट को कॉमन प्रायोरिटी दोगे। अच्छा, ऐसे भी नहीं देखेगा कोई कि सर ये पहले रखा हुआ है तो पहले वाले को दें, या ये पहले रखा हुआ है, नहीं, पहले बात कुछ नहीं चलेगा। आपको प्रायोरिटी हमेशा किसको देनी है? किसको देनी है? डे या डेट को। तो डे या डेट के हिसाब से कौन सा प्रीपोजिशन चलता था? ऑन, ऑन, ऑन। द रूल इज, लेट्स रीड द रूल। द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द आफ्टरनून, द नाइट, इनके साथ डे या डेट का प्रयोग हो तो इन आता, इनके हिसाब से इन आता, पर उसके स्थान पे हम तो ऑन ही यूज करेंगे ना, डे या डेट के हिसाब से चलेंगे। डन। चलो नेक्स्ट। अब इसमें बता दो जरा। ठीक है। इन द लेट आफ्टरनून। इन, हाँ। क्योंकि द आफ्टरनून ही दिख रहा है, और द आफ्टरनून के हिसाब से तो इन ही है। अगले पे क्या ख्याल है आपका? तीन सेंटेंस देता हूँ चलो। इन द अर्ली स्पेंडिंग। और एक हिंट है, एक हिंट है, तीनों में सेम रूल है। अब तीनों में या तो इन आएगा, या तीनों में ऑन आएगा, या तीनों में हट आएगा, ये सोच रहे हो। क्योंकि देखो आगे एरो लगा हुआ है, तो एरो है तो तीनों का एक रूल आने वाला है। सीधा बैठो, सीधा बैठो बिल्कुल।
इन तो आता है मंथ या ईयर के लिए। हाँ, और तीनों में ऑन। ओके, आप बोलें। अच्छा, इन तीन सेंटेंस में ऊपर जितने भी सेंटेंस है उसमें 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 डिफरेंस क्या है, ये तो पिक करो। कैटेगरी कैसे बनाओगे, रट्टा क्यों मार रहे हो? लेट या अर्ली। अगर टाइम के साथ लेट या अर्ली का कॉम्बिनेशन हो, लेट यानी लेट देरी से, अर्ली यानी जल्दी, इसका कॉम्बिनेशन हो। अब कॉम्बिनेशन किस किस के साथ है? लेट तो है आफ्टरनून के साथ, अर्ली है डे और मॉर्निंग दोनों के साथ, फिर लेट है डेट और नून दोनों के साथ। मतलब तीनों ही केस आ गए। कौन कौन से केस है सुनो। एक तो लेट और अर्ली, बस इन चारों में से किसी एक के साथ है। देखो चलो ऐसे कैटेगरी बनाते हैं। आफ्टरनून है इसमें, बोलो। मॉर्निंग है इसमें और आफ्टरनून है। यानी कि इन चारों में से कोई एक तो लेगा ही लेगा। ले लिया। लेट या अर्ली भी लेगा ही लेगा। अब पहले कैटेगरी है कि बस लेट के साथ लगा दिया, दूसरी कैटेगरी में लेट अर्ली के बीच में डे को भी घुसा दिया, और इसमें लेट आफ्टरनून के बीच में डेट को भी घुसा दिया। तो सवाल यह है कि लेट अर्ली के साथ अगर इन चारों में से कोई हो तो क्या करना है, और लेट अर्ली के साथ इन चारों के साथ डे या डेट हो तो क्या करना है। पहले सेंटेंस में लेट अर्ली प्लस इनका कॉम्बिनेशन, दूसरे तीसरे सेंटेंस में लेट अर्ली इनका कॉम्बिनेशन, इनके कॉम्बिनेशन के साथ डे या डेट का भी कॉम्बिनेशन। तो क्या करना है, करना तो तीनों में सेम है, सब में सेम है। द करेक्ट आंसर इज इन। तो लेट या अर्ली जब भी आएगा तो वी विल ऑलवेज फिल इन, चाहे से वो लेट या अर्ली अकेला हो, चाहे से वो लेट या अर्ली डे के साथ हो, चाहे से वो लेट या अर्ली डेट के साथ। ठीक है, तो रूल पे रूल है, एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन है। चलूं क्या आगे? इसको रिवाइज कराने की जरूरत है क्या? द आफ्टरनून, द मॉर्निंग, द इवनिंग, इनके साथ इन लगेगा ऐसे एक्सप्रेशन के साथ। एट नाइट तो नहीं आ रहा है, इसको बिल्कुल अलग ही रखना, उसका मीनिंग है होल नाइट। ऐसे मत कहना सर एट मॉर्निंग कर दूं होल मॉर्निंग, ऐसा नहीं होता कभी, है ना, ऐसा नहीं होता। उसके लिए फिर दूसरी चीजें आ जाओ, जैसे कि ड्यूरिंग, है ना। यहाँ पे एट ऑन इनके बारे में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद अगर इनके साथ पिछला वाला डे या डेट का कॉम्बिनेशन आ जाए तो भूल जाओ उनको, और डे या डेट को प्रायोरिटी दो। और फिर उसके बाद लेट या अर्ली का कॉम्बिनेशन जाए वापस उसको भूल जाओ और वापस ओरिजिनल इन पे आ जाओ। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट। अभी टाइम वाले प्रीपोजिशन चल रहे हैं, और भी हैं। हाँ अभी और भी हैं, बहुत सारी चीजें बेटा। प्रीपोजिशन सबसे सरल लेकिन सबसे कठिन चैप्टर होता है। डाउन, डस्क, सनराइज, सनसेट या सनडाउन एक ही होता है, नून या मिडनाइट। पहले तो सबका मीनिंग, डाउन का मतलब नहीं पता, लालत है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के, लालत है आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ने की। बोलो शैली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउन एंड डस्क? इंग्लिश में पोएम्स नहीं पढ़ते आप? डाउन एंड डस्क, द सन, द सन रेज इन द डाउन, द सन रेज इन द डस्क। अच्छा, दिन का एक अंतराल है, ये सारे के सारे जितने भी समय हैं ये दिन का एक अंतराल है, हर दिन आते हैं, ये छह के छह हर दिन आते हैं, हर दिन मतलब अक्कर होते हैं। यस, जिसको अपन सवेरा बोलते हैं, मतलब संध्या, संध्या, दस का मतलब संध्या। ठीक है, देखो डाउन का मतलब है रात खत्म हुई नहीं है, सुबह शुरू हुई नहीं है, उसके बीच का समय जिसको अपन सवेरा कह दें, या एक चार, नहीं नहीं एक से इतना बड़ा नहीं, 4 से 3, 3:30 से 5 बजे के बीच में मान लो। अभी रात कई लोग उठ भी जाते हैं उस समय, लेकिन अभी सनराइज नहीं हुआ है, ऐसे मान लो सुबह तो हो गई लेकिन सनराइज नहीं हुआ है, तो उसको कहेंगे डाउन, है ना। सनराइज के बाद तो फिर मॉर्निंग शुरू हो जाएगी, ऐसे मान लो प्रॉपर। डस्क, डस्क क्या है, इवनिंग तो खत्म हो गई लेकिन अभी भी कई बार आप देखते हो ना शाम हो गई फिर भी सनराइज पड़ रही है ना, यानी 7, 7:30, 8 संध्या बोलते हैं अपन हिंदी में। सनराइज यानी कि सब समझते हैं, सनसेट और सनडाउन एक ही होता है, वो भी सब समझते हैं, सूर्यास्त और सूर्योदय। ठीक है, अब आ जाओ नून और मिडनाइट का मीनिंग बताओ। कब से कब तक, कब से कब तक समय बताओ। 12 से 10 बजे तक। नहीं नहीं नहीं, 11 से 1 बजे तक। आपको एक बात बताऊं, रात शुरू ही 12 बजे होती है, उससे पहले इवनिंग होती है। आप कभी भी इंग्लिश चैनल देखना, 11 बजे भी आएगा ना वो गुड इवनिंग कहेगा। हाँ लेकिन 12 के बाद नहीं बोलेगा, 12 के बाद नहीं बोलेगा। 12 के बाद वो गुड मॉर्निंग भी नहीं कह सकता, हाँ गुड मॉर्निंग कहते हैं कई बार, मैंने देखा है 2 या 3 बजे, मैंने कई बार किसी, जैसे पहले क्रिकेट देखने का बहुत शौक था तो 2, 2, 3, 3 बजे रात को टेस्ट मैचेस चलते थे,
तो वहां पे कमेंटेटर गुड मॉर्निंग कहता था 2-2:30 बजे, लेकिन आप हेलो कह सकते हो सीधी अगर आपको कंफ्यूजन है तो। बट आप 12 से पहले पहले गुड इवनिंग ही कहोगे, तो रात शुरू ही 12 बजे होती है एक्चुअली। तो अब आप बताओ मिडनाइट क्या होती है, और नून क्या होता है? दिन में 12 बजे। 12 बजे या 12 के बाद या 12 से पहले? 12 बजे, फिक्स 12 बजे। देखो भैया, नून मतलब एग्जैक्टली 12 PM, एग्जैक्ट। और मिडनाइट मतलब एग्जैक्ट 12 AM। हम्म, मिडनाइट मतलब फिक्स रात के 12 बजे, और नून मतलब एग्जैक्टली 12 बजे। तभी तो अपन कहते हैं आफ्टरनून, नून के बाद 12 बजे के बाद आफ्टरनून शुरू हो जाता है। 12 बजे तो नून है, और उसके बाद आफ्टरनून यानी कि 12 बजे के बाद का समय, उसको हम उस अंतराल को अपन आफ्टरनून कहते हैं। क्या हैपनिंग? हैप्पी नून। हाँ, तो हैप्पी नून यानी कि जैसे अपन गुड नून कहते हैं, गुड आफ्टरनून कहते हैं, वही आप ग्रीटिंग दे रहे हो किसी को कि आपका समय ये जो चल रहा है ये अच्छा हो। ओके। अब इन सब के साथ क्या लगेगा, सवाल ये है, ये तो मीनिंग तो समझ गया। दे विल कम हेयर डैश नून, वही 3 ऑप्शन एट ऑन इन, at noon। एट नून। हम्म। अब ये जितने भी एक्टिविटीज है, डाउन, डस्ट, सनराइज, सनसेट, नून, मिडनाइट, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की एक्टिविटीज है ना। और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को हम क्लॉकवाइज टाइम में काउंट कर लेते हैं, इसलिए इन सब में एट लगेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज टाइम के लिए क्या लगता था, एट। ओके। हाँ, और उन डे और डेट के लिए ऑन, एट ऑन इन एट। छोटा टाइम उससे बड़ा, देख सबसे एग्जैक्ट बात करोगे घड़ी की समय की, उससे बड़ी बात करोगे पूरे दिन की या वार की, उससे बड़ी बात करोगे मंथ की। तो असेंडिंग ऑर्डर में याद करो, एट ऑन इन, इन सबसे बड़ा एट ऑन इन। ठीक है, चलो जी। तो इसमें लग जाएगा एट। आगे देखो, अब बिफोर और आफ्टर सुनना ध्यान से, को भरने के प्रीपोजिशंस नहीं आते कि यहाँ पे भरो, बिफोर आएगा या आफ्टर, है ना। क्योंकि बिफोर या आफ्टर तो कहीं भी लग जाएगा। बिफोर का मतलब क्या है, किसी से पहले, किसी समय से पहले, हम समय की बात कर रहे हैं अभी। और आफ्टर मतलब समय के बाद। लेकिन इसको भरने के बाद इसका मीनिंग क्या होगा, बस वो पता होना चाहिए। मतलब इसको भरने के क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि भरो, मतलब ऑप्शन में आपको बिफोर और आफ्टर मिले ऐसे बहुत ही कम चांसेस मिलेंगे, राइट। लेकिन अगर ऑलरेडी भरे हुए हैं, कोई सेंटेंस में लिखा है बिफोर, तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, इसलिए कवर किया है मैंने। ठीक है, तो बिफोर का मतलब अर्लियर यानी पहले, आफ्टर का मतलब लेटर। एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि दे विल कम हेयर बिफोर 6 PM, यानी 6 बजे से पहले पहले वो यहाँ पे आएंगे, इस समय से पहले। और आफ्टर लगा दूं, अभी मैं कहूं इधर बिफोर की जगह, देखो इधर देखो, मैं इधर बिफोर भी भर सकता हूं, मैं इधर एट भी भर सकता हूं, मैं इधर आफ्टर भी भर सकता हूं, बोलो भर सकता हूं। तीनों का मीनिंग अलग अलग होगा। अब अगर आपको एट ऑन इन में से सिलेक्शन करना है, तब तो एट आएगा क्लॉकवाइज टाइम। लेकिन बिफोर और आफ्टर जैसे कि भरने के लिए नहीं आएगा, लेकिन भरा हुआ है तो मीनिंग पता होना चाहिए। बिफोर 6 PM मतलब 6 बजे से पहले, और आफ्टर 6 PM मतलब 6 बजे के बाद। कवर होगा बिफोर और आफ्टर, कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट। और आफ्टर जैसे वी शैल लीव आफ्टर, हम 6 बजे के बाद जाएंगे, तो आफ्टर का मीनिंग यहाँ पे 6 बजे का। चलो जी, ये बताना जरा, ये एप्लीकेशन फॉर्म्स मस्ट बी सबमिटेड डैश 31 जुलाई। बिफोर। सब लोग बताओ। बिफोर। एप्लीकेशन फॉर्म्स जो कि हैं सबमिट हो जाने चाहिए बिफोर या एट। डे या डेट के लिए कभी एट आता है? डे या डेट के लिए क्या आता है? एट ऑन इन। डे या डेट के लिए क्या आता है? ऑन। तो एट तो कहीं से दूर दूर से नहीं दिख रहा, फिर भी आप चाहो तो भर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। हाँ बोलो। बिफोर। ओके। देखो एक बार के लिए तो ओपन क्वेश्चन है, आप जो चाहो भर सकते हो, फिर अभी डिस्कस करते हैं। बिफोर भरोगे सब लोग? अब आपने बिफोर क्यों भरा ये बताओ चर्चित। क्यों, आप बाद में भी तो दे सकते हैं। कई बार ऐसे भी तो कहते हैं कि 31 जुलाई के बाद भरना शुरू करेंगे, तो आफ्टर भी आ सकता है। डाटा एंट्री। अच्छा, ऐसे भी तो हो सकता है ना 31 जुलाई को ही भरें, तो ऑन भी आ सकता है। डाटा एंट्री। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका कि इस पोजीशन में तो आप ऑन भी भर सकते हो, बिफोर भी भर सकते हो, आफ्टर भी भर सकते हो। ऑन मतलब एग्जैक्ट 31 जुलाई को, ना उससे पहले ना उस दर बाद, पूरे दिन में 24 घंटे में कभी भरो, जो भी उनका टाइम रहेगा।
बिफोर मतलब 31 जुलाई से पहले, 31 जुलाई से पहले यानी 30 जुलाई तक आप भर सकते हो। और आफ्टर मतलब 31 जुलाई के बाद यानी 1 अगस्त के बाद से भरना वो स्टार्ट हो जाएंगे, एंड लिमिट पता नहीं, ये मीनिंग है इसका। लेकिन अब मेरा सवाल ये है, आपको एक ऐसा प्रीपोजिशन भरना है, बिफोर आफ्टर ऑन तीनों ही करेक्ट हैं, लेकिन आपको इन तीनों में से, या फिर आप चाहो तो कोई चौथा पांचवा भी सोच सकते हो एंड के अंदर, एक ऐसा प्रीपोजिशन भरो जिससे ऐसा मीनिंग निकले कि आप 31 जुलाई या उससे पहले पहले तक फॉर्म भर सकते हो। दैट मीन्स आप 31 जुलाई से पहले भी भर सकते हो, साथ में आप 31 जुलाई को भी भर सकते हो, लेकिन 31 जुलाई के बाद नहीं भर सकते। Before and on. नहीं, एक ही भरना है भाई। बिफोर तो आपने पहले कवर कर लिया, ऑन आपने एग्जैक्ट, टिल नहीं, टिल हमेशा क्लॉकवाइज टाइम के लिए आता है, टिल 6 PM, टिल 7 PM। हाँ बोलो। एक ऐसा प्रीपोजिशन, और आपने कई जगह ये लाइन लिखी हुई देखी होगी उसी प्रीपोजिशन के साथ जो मैं भरवाना चाह रहा हूँ, याद करो। कई वेबसाइट्स पे लिखी रहती है, जैसे मान लो कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो आप, या आपके स्कूल में भी मान लो कोई फॉर्म भरवा रहे हैं, तो उसमें भी लिखी रहती होगी भाई अब तक भरने हैं। कभी भी देखो फॉर्म भरने की लास्ट डेट देते हैं, क्या देते हैं? लास्ट डेट। उस लास्ट डेट से पहले तक फॉर्म भरना ऐसा थोड़ा कहते हैं भाई। अगर 31 जुलाई दिए तो फिर बच्चा तो कंफ्यूज होगा ना कि 31 जुलाई को भरना है या नहीं भरना है। बोलो। अगर वो 30 जुलाई तक भरना है तो लास्ट डेट 30 जुलाई देगा। कहने का मतलब यह है कि अगर लास्ट डेट गिवन है तो प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? लास्ट डेट का मतलब है कि उस दिन भी भरे जाएंगे और उससे पहले भी भरे जाएंगे। बोलो प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? बिटवीन। बिटवीन का तो कोई लॉजिक ही नहीं लगा यहाँ पे, बिटवीन तो दो डेट्स के बीच का समय होता। क्या 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 क्या? By. बाय, वेरी गुड। तो बोल के देखेंगे ना, चित्र बनाकर छोड़ने के और इसको सेंटेंस को बोल बोल के देखेंगे ना, तो बता सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे तो। क्या बना रहा है? वो चित्र है, वो देखो। अच्छा ये बना रहा है। तो अगर इतना ये बड़ा चित्रकार है तो छोड़ना फिर ये इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, तो उसमें ज्यादा पैसा है। आर्टिस्ट को तो बहुत पैसा मिलता है, एक एक पेंटिंग में 5 लाख मिलते हैं। कहाँ इंजीनियर को 1 महीने वो एसटीसी कराएगा, 2 महीने पूरा 60 दिन काम करेगा तब मिलेंगे 5 लाख। यहाँ तो एक चित्र बना देना तू, बन जाए 5 लाख। टैलेंट है तो क्यों इस्तेमाल नहीं करना फिर? इंग्लिश के क्लास में बैठ के उस टैलेंट को क्यों वेस्ट करना? हाँ, फिर तो प्रॉपर ट्रेनिंग लो उसकी। और नहीं करना तो फिर छोड़ दो। भैया दो नाव पे पैर रखेगा ना, अजय देवगन नियम की, दो मोटरसाइकिल पे पैर रख के आ जाएंगे, सिंघम की एंट्री कर लेंगे, मरेंगे बहुत बुरा। ठीक है ना? या तो इधर ओले या उधर ओले, डिसाइड कर ले। अब इधर ओले हाल फिलहाल तो। ठीक है। अब बाय का मीनिंग सुनो, इधर देखो, मैथमेटिकली कह रहा हूं बाय का मीनिंग। बाय के बाद अगर कोई डे या डेट लगा हुआ हो तो उसका अर्थ होता है बिफोर वो वाला डे या डेट जो भी है। ठीक है। साथ में ऑन वही डे या डेट जो भी है, समझ रहे हो? बट नॉट आफ्टर दैट डे या डेट, बट नॉट आफ्टर दैट डे या डेट। यानी बाय का मतलब है बिफोर प्लस ऑन, बट नॉट आफ्टर, उससे पहले उस दिन पर उसके बाद नहीं। लास्ट डेट जिसको हम बोलते हैं। बाय के 3 मीनिंग निकल के आते हैं अगर बाय के बाद कोई डे या डेट लिखा हुआ है तो। अगर और कुछ लिखा हुआ है तो दूसरे मीनिंग्स हैं, डे या डेट लिखा हुआ है तभी बात कर रहा हूं मैं। तो देखो इधर, बाय का मतलब ऑन 31 जुलाई भर रहे हैं, और बिफोर 31 जुलाई वो भी भर रहे हैं, बट नॉट आफ्टर 31 जुलाई। चलें क्या? आगे बढ़ें। अभी और हैं प्रीपोजिशंस जो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आओ, सबसे लेंदी यही पोर्शन रहेगा हमारा। आ जाओ। इन और विद इन में क्या डिफरेंस है ये बताना है आपको। इन और विद इन में अब देखो, ये सारे डेली यूज वाले होंगे, आपने खूब भरे होंगे, खूब यूज किए होंगे, बट प्रॉपर तरीके से आपने कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं किया, इसलिए आप आज भी प्रीपोजिशन गलत भरते हो। ठीक है। इन या विद इन के बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक है। मैं बुकिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी हम बुक खोलेंगे ना तो उसमें क्या होगा, ऊपर हेडिंग लिखी होगी इन, और ले दे के उसके सारे 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 ऐसे लिखे होंगे, तो उससे वो पढ़ लोगे। लेकिन फिर डिफरेंस जब तक नहीं सीखेंगे कि ये कब करना है ये कब करना है, तब तक हम करेक्ट प्रीपोजिशन फिल आउट नहीं कर सकते। वो भी करेंगे, अभी सेकंड पोर्शन वही शुरू होगा, लेकिन वो कुछ एक प्रीपोजिशन के लिए करना है। सबके लिए अगर हम ऐसे करेंगे तो घूम फिर के जहां शुरू हुए थे वहीं खत्म हो जाएंगे, वहीं पे पाएंगे हम अपने आप को। तो ठीक है। अब सेंटेंस देखो यहाँ पे, जब मैं आपको कह रहा हूं कि हम वो प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं जो टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, तो टाइम से कनेक्ट करो। शी विल कम बैक इन एन आवर या विद इन एन आवर? Within.
इन एन आवर या विद इन एन आवर, 1 घंटे में आ जाएगी वो, या शी विल कम बैक, वो जाकर वापस आ जाएगी। 1 घंटे के अंदर आएगी फिक्स है क्या? हाँ अब ये तो तुम सोचो, मेरे पास तो यही सेंटेंस एग्जाम में यही आया, अब कोई बता नहीं रहा कि कंपलसरी है क्या है, विद इन। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा देखो जरा, देखो कंप्लीट द टास्क within 2 days। इन 2 days या विद इन 2 days। तो फर्स्ट, ऊपर वाले में, नीचे वाले में within। हाँ आप बोलो, दोनों में, इन दोनों में इन, दोनों में विद इन, ऊपर में नीचे में within। दोनों ऊपर में नीचे में within। अब सुनिए ध्यान से, इसमें इन या विद इन दोनों आ सकता है, इसमें इन या विद इन दोनों आ सकता है। तो जो है, यस, ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट दैट। इन या विद इन अगर भरने के लिए कहता है तो दोनों में से जो ऑप्शन में वो भरना है, ठीक है। बट भरने के बाद मीनिंग में चेंज हो जाता है, भरने के बाद मीनिंग में चेंज हो जाता है। देखो, अच्छा एक और चीज, अगर दोनों ही ऑप्शन में है, अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो हम जो क्लॉकवाइज टाइम है उसमें इन भरेंगे, और जो डेज हैं या डेट हैं या मंथ है उसमें विद इन भरेंगे। तो उस हिसाब से तो ऊपर में इन और नीचे में विद इन, वो कब करना है जब दोनों ही ऑप्शन में है। भाई सर किसी ने कहा कि नहीं सर इन दोनों में एक ही चूज कर, दोनों नहीं कर सकता, बाकी जनरली ऐसा होता नहीं है ना, या तो इन ऑप्शन में होता है या विद इन ऑप्शन में होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अब आप खुद सोचो, अगर मैंने कहा शी विल कम बैक इन एन आवर, शी विल कम बैक इन एन आवर, और मैंने कहा शी विल कम बैक विद इन एन आवर, तो क्या डिफरेंस है, सोचो जरा सोचो। हम्म, देखो, इन एन आवर का मतलब होता है पूरा 1 घंटा खत्म करके ही आएगी, और विद इन एन आवर का मतलब है 1 घंटा या उससे पहले भी आ सकती है, विथ इन, उसके अंदर भी आ सकती है, आधे घंटे में भी आ गई, अरे 10 मिनट में भी आ गई। तो विद इन में आप उस टाइम इंटरवल को कंप्लीट करें, इसकी कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन इन में तो वो अंतराल खत्म करके, जैसे 2 दिन है ना, तो 2 दिन खत्म करके आओगे, उससे पहले नहीं आओगे आप। तो ये डिफरेंस है, ये क्या है। लेकिन जब इधर और इधर कोई बात ही नहीं लिखी हुई तो हमको क्या पता कि घंटा खत्म हुआ था या फिर चल रहा था, या फिर 2 दिन पूरे खत्म हो गए थे या चल रहे, हमको क्या पता। तो उस पर्पज से हम इन या विद इन दोनों सोच सकते हैं। हाँ इर्द गिर्द कोई बात लिखी हुई आ जाए, अभी क्लोज टेस्ट वाले सेंटेंस आएंगे उसमें इर्द गिर्द पूरा पैराग्राफ बना रहेगा, तो उसमें आगे पीछे से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये इंटरवल खत्म हुआ कि नहीं हुआ, उस हिसाब से आप फिर डिफरेंस सोच के लगाओगे इन या विद इन में से। समझ आया क्या, ठीक है। तो सारी सिचुएशन कंसीडर करो कि दोनों आ जाए तो क्या करना है, एक आ जाए तो क्या करना है। हाँ अब किसी ने कहा नहीं साहब आप तो भरो ही सही, तो फिर मैंने क्या बताया कि टाइम इंटरवल, सॉरी क्लॉकवाइज टाइम में इन भर देना, और क्लॉकवाइज टाइम ना हो, जैसे दिन या महीने या साल गिवन हो, तो वो साल खत्म हो वो दिन खत्म हो ऐसा जनरली नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा कि बेटा 2 दिन में काम करना है, तो आप 2 दिन खत्म होके ही थोड़ा ना करोगे, आप कोई 1.5 दिन में भी कर लेगा, कोई 1 दिन में भी कर लेगा ना। तो उसके केस में जनरली अपन क्या लिख देते हैं, विद इन लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे, देखो इधर पढ़ो, इन का मतलब एट द एंड ऑफ, और विद इन का मतलब बिफोर द एंड ऑफ, उससे पहले ही हो जाएगा, है ना वो। ये एक तरीके से लास्ट टाइम लिमिट है, पर आप उसको खत्म कर रहे हो तब तो इन, एंड कर रहे हो उसका तो इन, और उससे पहले ही काम कर रहे हो तो फिर विद इन, ठीक है, समझे क्या, ठीक है। तो इन एट द एंड ऑफ एन आवर अगर इन भरता हूं तो, और अगर नीचे वाले में विद इन भरता हूं तो बिफोर द एंड ऑफ 2 days। नेक्स्ट, अब सुनो, एट इन, अब रामपुर। अब टाइम खत्म हो चुका है, अब प्लेस शुरू हो चुका है, ठीक है। तो टाइम के केस में एट, ऑन, इन, विद इन ये कुछ है हमने, और बाय भी एक जगह एक्सेप्शनल केस में यूज हुआ, ये सारे प्रीपोजिशंस हमने यूज किए। बाय द एंड, तू नहीं तो दिया था आंसर, बाय में जब वो लास्ट डेट गिवन हो, किसी चीज की लास्ट डेट गिवन हो तब बाय लगाते हैं। हाँ जी, अब ये बताओ, एट या इन, ये जनरली हम दो प्रीपोजिशन यूज करते हैं प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, जगह बताने के लिए। तो ही लिव्स एट रामपुर या ही लिव्स इन रामपुर। हम्म, हाँ भाई मौलिक, इन। अगर रामपुर की जगह अगर आप जयपुर रहते हो तो भी इन। अब एट, सोच लो, और अच्छे से सोचो, क्योंकि ये जो सोच रहे हो ना, तो लड़ क्यों रहा है,
ये मेंटल एक्टिविटी जो आप कर रहे हो, ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, ये एक्टिविटी ही आपको याद रख, लंबे समय तक याद रखा है ये कि क्या क्या आता है ना। हाँ, एट आएगा दोनों में, नहीं ऊपर वाले में नहीं। दोनों ऊपर वाले में इन, नीचे वाले में एट, तो पहले भी यही कहा था तुम। हाँ, किस में? ऊपर वाले में। हाँ मौलिक, क्या सेम? दोनों में एट, ओके। ऊपर वाले में before, अच्छा, एट इन, इसने इन एट का है, तू क्या कहता है? एट इन। अच्छा, सेम ही करेगा तू, उल्टा कर दे, मान मेरी बात, उल्टा कर ले, सोच ले। हाँ आप बताओ। इन एट सेम, चारों का सेम, चारों का गलत। चलो, तीसरा तीसरा तीसरा, चार सेंटेंस दूंगा उसके बाद खोलेंगे सारी पोल पट्टी। अब राजस्थान और इंडिया में भी बताओ। राजस्थान में नहीं, एक दोनों में इंडिया में दोनों में। तो इन तो केवल रामपुर में किया आपने, आपका भी आंसर ये है बेटा, रामपुर में तो इन है ना, और तीनों में एट। उल्टा करना चाहोगे जस्ट इसका, कि रामपुर में ऐड करो और तीनों में इन करो। सोच लो। रामपुर है क्या यार? रामपुर वो सोचो आप, मुझे कुछ पता नहीं रामपुर है क्या यहाँ पे। नहीं, फिक्शनल जगह तो नहीं है तो एक्चुअल जगह ही होगी कहीं तो। हाँ, फिक्शनल जगह तो नहीं है, जगह तो सारी एक्चुअल ही है। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, आंसर्स दो भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। डिसाइड वॉट एवर वॉट यू वॉन्ट टू डू। भरना ही एग्जाम में हमको, एक सेंटेंस में इंग्लिश ग्रामर के किसी भी सेंटेंस में 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देना, चाहे वो प्रीपोजिशन का हो, चाहे नरेशन का हो, चाहे नीचे वाले में दोनों में, और ऊपर वाले दोनों में। तो वही बात हो गई ना, पहले वाले में एट और सब में इन। तो मतलब मेरी बात मान रहे हो आप? पहले आपने कहा था, पहले आपने कहा था ऊपर इन करो, नीचे में ऐड करो तीनों। ऊपर वाले में ऐड, नीचे वाले में बाकी। ऊपर वाले में रामपुर वाले में जयपुर वाले में ऐड, राजस्थान वाले में इंडिया वाले में। यानी जयपुर में ऐड, बाकी सब में इन। जयपुर में ऐड, बाकी सब में इन। आपने क्या ही लिव्स एट जयपुर ऐसे पढ़ा है कभी? ये लिखा है क्या ही लिव्स एट जयपुर? मेरे को दिखाना यार वो सेंटेंस कहाँ लिखा हुआ है। आपने लिखा है तो आप तो गलत भी लिख सकते हो। हाँ चलो लिख के देख लो, नो प्रॉब्लम, तभी तो मैंने शीट्स निकाली। मैंने क्यों कहा आपको शीट्स निकालो, आप लिख के देखो, नो प्रॉब्लम। दिस इज द एक्टिविटी जो हमको क्लास में करनी है, क्योंकि एग्जाम में तो टाइम नहीं मिलेगा इतनी एक्टिविटी करने का। चलो देखो, हाँ शीट्स तो निकालो भले आप, बट आंसर्स मैं ओपन कर रहा हूँ। तो पहले वाले में आएगा एट, और बाकी तीन में आएगा इन। अब सुनो, अब सुनो सुनो, हमने जैसे समय में डिसाइड किया था ना, एट मतलब छोटा समय, ऑन मतलब उससे बड़ा समय, और इन मतलब उससे बड़ा समय, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। अगर जगह छोटी है तो एट, और जगह बड़ी है तो इन। अब सर कितनी छोटी कितनी बड़ी, क्या वर्ग मीटर नापने जाए क्या उसके, या पॉपुलेशन नापने जाएगा कि ना? रिनाउंड प्लेस जो होती है, रिनाउंड मतलब जानी मानी, जिसको कोई भी इंडिया में कहीं पर भी नाम पुकारे तो पकड़ में आ जाए। जैसे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अपन जयपुर बोलेंगे तो शायद ही कोई नहीं जानेगा। जयपुर, राजस्थान भी जानेगा, इंडिया तो जानेगा ही जानेगा, और जयपुर भी जानेगा। जयपुर तो आजकल इंटरनेशनली भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस भी है। लेकिन रामपुर कौन जानता है ना? हाँ, एक आध जना जानेगा, वो एक अलग बात है उसके आसपास का, लेकिन रिनाउंड प्लेस में नहीं आएगा ना। तो इन्होंने क्या करा, रूल बनाया, सिटी या अबव सिटी में इन, और बिलो सिटी में एट। तो रामपुर को हम बिलो सिटी मानेंगे बिकॉज इट इज नॉट एन रिनाउंड प्लेस, और जयपुर इज अ सिटी, राजस्थान अबव सिटी स्टेट हो गया, और इंडिया कंट्री है तो ऑब्वियसली अबव सिटी। क्या कहा मैंने? सिटी ऑब्लिक अबव सिटी के केस में इन बड़ी प्लेस हो गई, और बिलो सिटी के केस में एट। अभी आएगा, वो भी आएगा, खत्म नहीं हुआ ना। देखो, तो बेटा विलेज बिलो सिटी में हो गया ना, बिलो सिटी में हो गया। चलो इधर आओ। पालन तो जाना होगा। अब देखो, ये तो हमेशा डाउटफुल ही रहेगा कि सर मैं तो जानता हूँ वो नहीं जानता हूँ। पूरी टेंथ जानती होगी, पूरी टेंथ जानती होगी। हाँ, नाइन्थ भी जानती होगी, बट फर्स्ट टू एट, लेकिन टेंथ मैंने पढ़ी लेकिन मुझे याद नहीं है। कब तक याद रहती है, बात यह है कब तक याद रहती है, मेरे को नहीं है याद, हो सकता है मेरी भी रही हो। तो इट इज नॉट ए रिनाउंड प्लेस, इट इज नॉट एन रिनाउंड प्लेस। चलो इधर आओ, एट ऑन इन। अब ये बताना जरा, आई वॉज बॉर्न डैश निवाई। अब निवाई ऑब्वियसली बिलो सिटी प्लेस है, वैसे भी बिलो सिटी प्लेस है हर हाल में, और रिनाउंड भी नहीं है इतना। अब फालतू की बहस तो करो मत।
बोलो। एट एट, बिकॉज वेलोसिटी है ना। अब सुनो बेटा, बर्थ प्लेस को इंपॉर्टेंस देने के लिए हम हमेशा हमारी जगह को बड़ी बताएंगे, और बर्थ प्लेस कैसा भी हो, छोटा बड़ा, हमेशा इन लगाएंगे। सेंटेंस में बर्थ प्लेस का जिक्र हो रहा है, मैं यहाँ पैदा हुआ या पैदा हुई, तो आई वॉज बॉर्न इन निवाई आएगा। ऑल्दो निवाई एक ऐसा प्लेस है जो बिलो सिटी है। अब निवाई की जगह जयपुर होता, या स्विट्जरलैंड भी क्यों ना होता, है ना, रिनाउंड हो या ना हो, अगर बर्थ प्लेस की बात हो रही है तो वी विल ऑलवेज पुट इन। ओके, नेक्स्ट। एक्सेप्शन है बर्थ प्लेस को इंपॉर्टेंस देने के लिए, बर्थ प्लेस को इंपॉर्टेंस देने के लिए। नेक्स्ट, अब ये बताओ जरा, आगे आपका विलेज, आगे आपका विलेज, इन इन आएगा। ऊपर वाले में ही ऊपर वाले में दोनों इन, में दोनों में इन क्यों? हाँ, क्योंकि सर इसमें नाम लिख देना ना, कौन सा विलेज। तो नाम ना दे तो इन। हाँ आप बताओ। ऊपर वाले में एट, और नीचे वाले में हम्म, तो कहीं ना कहीं चर्चित की बात ठीक है। इसको डायरेक्ट याद रखना है कि जब विलेज और एट अ विलेज और ए टाउन साफ साफ गिवन है, ए विलेज ए टाउन, विलेज कौन सा वो नहीं गिवन है, जैसे रामपुर है कि निवाई है कि क्या है, टाउन भी नहीं गिवन है कि निवाई है कि टोंक है कि जयपुर है कि क्या है, सिटी भी नहीं गिवन है, या फिर स्टेट भी नहीं गिवन है, या फिर कंट्री भी नहीं गिवन है, तो उन सारे केसेस में हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फिर चाहे से बर्थ प्लेस की बात हो रही हो, फिर चाहे से बर्थ प्लेस की बात हो रही हो या नहीं हो रही हो, देखो एक में तो, अरे क्या कर रहे हो, छोड़ देना, हाँ कर दे, बेवकूफ आदमी है वैसे भी। जब मैं कह रहा हूँ फालतू की बहस नहीं करनी है इस मैटर पे, इधर देखो, आपके आपको क्या लगता है आपके की जब बोर्ड एग्जाम्स आएंगे उसमें निवाई का जिक्र होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ यार, ऑल ओवर कंट्री में आपको क्यों लगता है कि आपको निवाई पे आके अटकोगे कि सर निवाई सिटी है बिलो सिटी, और कॉमन सेंस ये 100% बिलो सिटी करके आएगा, फालतू की बहस अभी कर रहा है। अगर निवाई आएगा ना बोर्ड एग्जाम्स में तो ये एटी भर के आएगा, बिलो सिटी मानेगा, क्योंकि उस टाइम तो लगा लेगा दिमाग कि इंडिया में थोड़ा फेमस है। कौन सा चेन्नई वाला जानता है निवाई का है? तमिलनाडु वाला जानता है निवाई का है? या कोई स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ जानता है? रिनाउंड का मतलब समझता है? जयपुर को स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ भी आदमी जानता होगा। इसलिए फालतू की बहस मत करो इधर। जितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो उतना ही हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, और हम पीछे हैं ग्रामर के सेशंस में भी, पिछले कुछ दिन से क्लासेस नहीं हुई, तो आप जल्दी जल्दी रूल्स को कवर करो। और बहस की बताया कोई डाउट हो तो वो पूछो, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है कि निवाई बिलो सिटी या अबव सिटी। अब देखो यहाँ पे, बर्थ प्लेस गिवन हो या ना गिवन हो, विलेज टाउन यानी कॉमन नाउन है, ये क्या है, कॉमन नाउन, वो सब क्या थे, प्रॉपर नाउन थे, तो वो सारे रूल्स प्रॉपर नाउन के हिसाब से थे। अभी कॉमन नाउन में हमेशा क्या चलेगा, इन चलेगा। क्या चलेगा? इन। इन अ विलेज टाउन सिटी स्टेट कंट्री कुछ भी हो, क्योंकि नाम नहीं गिवन है, किसी का भी नाम नहीं गिवन है। नेक्स्ट, ये बताओ, स्टे का मतलब रुकना ना। द पीएम स्टेट डैश लंदन ऑन हिज वे टू न्यूयॉर्क, पीएम लंदन में रुके, अपने न्यूयॉर्क जाने वाले रास्ते पर जा रहे थे वो, तो बीच में लंदन में रुक गए। जैसे अपन नहीं जयपुर जाते चाकसू रुक जाते हैं, वो तो पीएम है, तो न्यूयॉर्क जा रहा है तो लंदन रुक गया, है ना। एट, तो लंदन आप बेलो सिटी मानते हो? अच्छा, तो कुछ और फीलिंग आ रही है? हाँ, आपका आंसर एट, एट। ओके, ये बताओ एक सेंटेंस और, फिर इसका रूल बताते हैं। द कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड डैश जयपुर ऑन 31 मार्च 2014, ये कॉन्फ्रेंस जयपुर में रखी गई है या आयोजित की जाएगी 31 मार्च 2014 को आयोजित की जाए। हाँ, एट, इन। तो देखा जाए तो दोनों सिटीज हैं, लंदन भी सिटी है ना, और जयपुर भी सिटी है, कैपिटल ऑफ इंग्लैंड एंड कैपिटल ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो सिटीज हैं, तो सिटीज के केस में वैसे तो इन आना चाहिए, पर यहां दोनों में एट आएगा, इसलिए आएगा यदि कोई व्यक्ति किसी जगह पर किसी विशेष कारण से थोड़े समय के लिए रुके, टेम्पररी स्टे जिसको बोलते हैं, टेम्पररी स्टे, तो या फिर कोई एक्शन अस्थायी प्रकृति का हो, अस्थायी यानी वही टेम्पररी नेचर का कोई एक्शन हो जो थोड़े समय के लिए होता है, ऐसा नहीं चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, हमेशा नहीं चलता, या रेगुलर तरीके से नहीं चलता, तो फिर हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि, तो हर रात होना रुकता है, रेगुलर और टेम्पररी समझते हो,
वो अस्थायी प्रकृति मानी जाएगी। और मान लो हर रात ही रुकता है तो वो स्थायी प्रकृति मानी जाएगी। ठीक है। तो क्या कह रहा है, पीएम जो है लंदन रुके, तो लंदन में निवास स्थान थोड़ा ना बना दिया उन्होंने, आधार कार्ड थोड़ा ले लिया वहां का, अगर चलता हो तो। लेकिन ये क्या है, टेम्पररी है, फिर वो निकल गया थोड़ी देर के बाद। कॉन्फ्रेंस इस तारीख को ही होगी ना जयपुर में, रोज ही तो थोड़ा ना होगी, तो ये भी टेम्पररी नेचर, वो भी टेम्पररी नेचर, तो वी विल यूज व्हाट, एट। तो एट और इन में डिफरेंस समझ में आया प्लेस के केस में। आगे बढ़ सकते हैं हम। ठीक है, अब ये सेंटेंस बताओ, अब प्लेस खत्म हो चुका है ना, प्लेस में बस वो एक ही शीट थी और टाइम में जो हमने कवर किया। ही राइट्स डैश इंग्लिश, तो मीनिंग ऐसा निकल के देना है आपको कि वो अंग्रेजी भाषा में लिखता है, उसका मतलब वो लेखक है मान लो, और लेखक है तो कौन सी भाषा में उसकी लेखन क्रिया होती है, अंग्रेजी भाषा में। तो ही राइट्स इन इंग्लिश, यानी मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या मीडियम ऑफ अभिव्यक्ति का साधन है। मतलब आप में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस करने के क्या तरीके होते हैं, बोलना, लिखना या इशारा करना, ये सारे अभिव्यक्ति के साधन होते हैं। तो उसका मीडियम क्या है, उसका मीडियम लैंग्वेज है। लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ही राइट्स इन इंग्लिश। ठीक है, सही है, ये बताना। इन हिंदी, भाई भाषा ही तो चेंज हुई है, तो प्रीपोजिशन थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, ये बताना। चलो रूल पढ़ो। मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का माध्यम दर्शाने के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो इंग्लिश भाषा और हिंदी भाषा एक्सप्रेस करने का साधन है, तो हमने इन भर दिया, इन भर दिया, लेकिन कहानी भी खत्म नहीं हुई, इसमें भी भरो। by uses it. अब इंक भी तो अभिव्यक्ति का साधन है, भाषा ही थोड़ी ना है, और दूसरी चीजें भी तो हैं, जैसे इंक, भाई इंक से लिखता है, कोई टाइप भी कर सकता है ना, तो ये भी अभिव्यक्ति का साधन है। अब क्या लिखें, by बाय इंक, ये मोस्ट गिवन आंसर होता है पर गलत होता है। हाँ, विथ इंक, ये सेकंड मोस्ट गिवन आंसर होता है, और ये भी गलत है। यूजिंग इज नॉट ए प्रीपोजिशन, यूज प्लस आईएनजी, इट इज ए प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ यूज वर्ब। हाँ, ब्लैंक कर दो, ही राइट्स इंक, ये तो बिल्कुल खतरनाक है। चलो, तो जब मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इन लिखा हुआ है तो आपको अपनी बात पे कायम रहना है, इन इंक ही लिखना है, ink पर लिखता इंक पर नहीं लिखता है। इंक यहाँ पर अभिव्यक्त, अब मैं कहूँ इंग्लिश में लिखता है तो इंग्लिश में जाकर डूब के लिखता है, इंग्लिश कोई वहां पे कोई जगह है जिसके अंदर जाके लिखता है, नहीं है ना। इंग्लिश वहां पे उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, माध्यम है। उसी तरीके से इंक यहाँ पे उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। और कोई इंक में ना लिखे, कोई पेंसिल से लिखे, तो क्या लिखेगा वो, अब ये पढ़ने में आपको अटपटा लगेगा, पर इसमें भी इन आएगा और इसमें भी इन आएगा, सभी में इन आएगा। अब देखो ये दोनों तो कोई भी भर देता है, ये तीन भरने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने पांचों को साथ में रखा है ताकि आप एक ही जगह याद रखो। है। अब अगर तेरी किसी ने भी कंप्लेन करी तो आप क्लास से बाहर जाओगे, चाहे जो हो जाए। कोई भी कंप्लेन अगर आपकी आती है तो, इवन मेरी भी कोई कंप्लेन आती है तो मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। मेरी तरफ से भी कोई कंप्लेन हुई, आपने अगर मुझे भी परेशान करने की कोशिश करी तो आप उसमें भी बाहर जाओगे, और किसी को करनी करी तो भी आप बाहर जाओगे। हाँ जी, क्लियर। तो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए इन प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, चाहे से वो कोई लैंग्वेज हो, चाहे से उसको वो लिखता किसको प्रयोग में लेके वो हो। पेन है, पेन से लिखता है, पेंसिल से लिखता है, यानी पेंसिल उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, यहाँ पे पेन उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, यहाँ पे इंक, यहाँ पे वहां पे वो लैंग्वेज उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। पर अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस और है मेरे पास, ये बताइए। बाय अ पेन, विथ अ पेन, हम्म, विथ एट। अब सुनो, अगर हम अगर हम आर्टिकल लगा देते हैं, सुनो ध्यान से, तो आर्टिकल लगते ही अब ये मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, अब ये पर्टिकुलर किसी पेन की बात हो रही है, और पर्टिकुलर किसी इंस्ट्रूमेंट की बात हो तो उसको इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी व्यक्ति या वस्तु हो सकती है जो सब्जेक्ट को एक्शन करने में मदद करे। जैसे वो लिखता है तो उसको मदद कौन कर रहा है, पेन, तो यहाँ पे पेन अब अभिव्यक्ति का माध्यम की तरह नहीं दर्शाया गया है। अगर दर्शाया गया होता तो आर्टिकल नहीं लगाता, आर्टिकल लगा दिया तो अब ये क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, कैसा भी हो, याद रख लेना,
हमेशा विथ आता है। क्या आता है? विथ। तो ए लगते ही विथ आ जाएगा, ठीक है। ही राइट्स विथ अ पेन, ही राइट्स विथ अ पेन। वहां पे ही राइट्स इन पेन था, यहाँ पे ही राइट्स विथ अ पेन है। समझ आया डिफरेंस? अब विथ अ पेन भी हो सकता है, विथ अ पेंसिल। इंस्ट्रूमेंट यानी साधन, वहां पे अभिव्यक्ति का माध्यम है, इंस्ट्रूमेंट यानी साधन है। दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे, पेंसिल के लिए भी विथ लिखेंगे। और एक सेंटेंस और देखो, ही कट द ट्री डैश एन एक्स, उसने ट्री को काटा एक कुल्हाड़ी की मदद से। तो ये इंस्ट्रूमेंट का काम कर रही है। देखो मीनिंग से भी समझ सकते हो, और दूसरा आर्टिकल लग रहा है। इंस्ट्रूमेंट से पहले हमेशा आर्टिकल लगता है, याद रखना। जो भी उसने उपकरण यूज किया है ना, औजार यूज किया है, उससे पहले हमेशा क्या लगता है? आर्टिकल लगता है, ए या एन। ए या एन लगेगा, ये भी फिक्स है, ठीक है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? विथ लगा देंगे तीनों में। तो ये दोनों रूल को मैंने जान करके साथ में रखा है बेटा। अब देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंट का मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, बट क्योंकि केवल और केवल ये दोनों सेंटेंस साथ में दिख जाएं, इसलिए मैंने ये शीट पे रखा है। नहीं तो ये रूल अलग है, वो रूल अलग है, बुक्स में अलग अलग ही दिखता है, इसलिए डिफरेंस समझ में नहीं आता, और हम डिफरेंस समझ समझ के सीख रहे हैं। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट, ये बताओ, ही हैज गॉन टू लंदन डैश डूइंग अ PhD। आफ्टर। वो लंदन गया है, नहीं मुझे समय नहीं बताना, मुझे समय नहीं बताना। और आफ्टर और बिफोर तो मैंने कहा ना, भरवाता ही नहीं है। भरा हुआ हो तो मतलब बताना चाहिए। फॉर, वेरी गुड। पर्पस बताने के लिए, क्या बताने के लिए? पर्पस। पर्पस बताने के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? फॉर। और यहां से प्रीपोजिशन का सेकंड फेज शुरू हो गया है, फर्स्ट फेज ओवर हो गया है, जहां पे अपन ने डिफरेंस वाइज प्रीपोजिशंस को पढ़ा था। अब पर्टिकुलर जैसे फोर उठा लिया ना, तो अब कुछ देर के लिए फोर के ही यूजेस बताऊंगा मैं आपको, फोर कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन उसका जो यूज होता है फोर का, जिसके लिए वो बना है, फोर को हिंदी में क्या कहते हैं? के लिए। क्या कहते हैं? के लिए। तो किसके लिए बना है? वो उद्देश्य बताने के लिए। क्या बताने के लिए? तो ही हैज गॉन टू लंदन, वो लंदन गया है, किस कारण से, किस उद्देश्य से? फॉर डूइंग अ PhD। तो यहां से देखो हेडिंग शुरू हो गई है फोर, ये फोर के यूजेस शुरू हो गए। और सबसे पहला यूज क्या है उसका? पर्पस, उद्देश्य दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग किया जाएगा। अब ये वाला यूज तो करीब करीब सब जानते हैं, क्योंकि हिंदी पता होता है ना, के लिए, तो के लिए से पता चल जाता है कि पर्पस है। लेकिन जो स्पेशल अदर यूजेस हैं जहां पे गलती बनती है, उसके बारे में ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। जैसे कि सेकंड सेंटेंस से, PM स्टैंड्स डैश प्राइम मिनिस्टर। अगर हमको किसी की एब्रीवेटेड फॉर्म बतानी है, फुल फॉर्म बतानी है, एब्रीवेटेड फॉर्म से क्या बतानी है? फुल फॉर्म बतानी है, तो हम उसके आगे फॉर प्रीपोजिशन भरते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। PM स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर। देखो सेकंड यूज, एब्रीविएशंस की फुल फॉर्म से पहले प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा यूज देखो, अब फोर की चलेंगे, जैसा कि मैंने कहा, ही इज फॉर द कांग्रेस या ही इज फॉर द BJP। सपोर्ट दर्शाने के लिए, अपना समर्थन दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर। अब सुनो एक और चीज, यहां पे विथ भी एक्सेप्टेबल है, बट फिर मीनिंग बदल जाएगा। वो कांग्रेस के साथ। इसका मतलब यह है कि वो खुद लड़ रहा है इलेक्शन, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, या फिर कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ नहीं रहा है तो उस पार्टी में शामिल है। जैसे मान लो इलेक्शन तो एक जना लड़ रहा है, लेकिन साथ में उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, मतलब वो वोटर की दृष्टिकोण से नहीं देख रहे, अब उसको कैंडिडेट की दृष्टिकोण से देख रहे हैं, समझ गए। लेकिन अगर वो वोटर की दृष्टिकोण से वो कांग्रेस को वोट देता है, इसको सपोर्ट करता है, तो क्या लगाऊंगा मैं? फोर, ठीक है। और अगर वो नहीं करता है तो क्या लगता है? अगेंस्ट। अगर वो नहीं करता है तो क्या लगता है बेटा? अगेंस्ट। जैसे कि ही इज अगेंस्ट द कांग्रेस। ओके। और पॉलिटिकल पार्टी से पहले मुझे डर लगता है, हम आर्टिकल वाले चैप्टर चौथे चैप्टर में डिस्कस करके आए, तो थोड़ा बहुत याद, उसको भी रिवाइज करते चलो, ठीक है। तीन यूजेस देखे आपने, जिसमें एक तो मेन यूज था ही सही, ये दो इसके सेकेंडरी यूजेस हैं, जो आपको इनमें ही आपको एक तरीके से दिक्कत आएगी, या सेंटेंस एग्जाम में इन्हीं में से आएंगे, क्योंकि वो तो कोई भी भर देता है। अगला देखो, ये इंपॉर्टेंट यूज है, आई बॉट दिस डिक्शनरी। अब चल रहा फोर है तो आपको पता है कि फोर ही भरना है, लेकिन है ना, आपको मीनिंग समझना है ना। जब एक्सचेंज हो, किसी भी चीज का एक्सचेंज, समझते हो, लेन देन हो, तब फोर लगाएंगे। अब किस किस का एक्सचेंज हुआ देखो, एक्सचेंज होना जरूरी है। यस, वेरी गुड। यहाँ पे ₹100 और डिक्शनरी का एक्सचेंज हुआ, डिक्शनरी दी, ₹100 मिले, है ना। एक्सचेंज होना जरूरी है। अब कई सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें एक्सचेंज नहीं होता, मतलब प्राइस बताई जाती है। जैसे किसी ने कहा कि ये शर्ट कितने की है, आपने कहा ₹200 की है, तो आपने एक्सचेंज थोड़ा ना कर ली, तो वहां पे फोर नहीं भरना है।
एक्सचेंज एक्चुअली होना चाहिए, हैपन होना चाहिए, वहां पे ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तब जाके ही हम 4 भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। अब ये वाला यूज अगले वाले यूजेस में क्लैश करेगा कहीं ना कहीं, ऐसा कैसा सेंटेंस लिखाएगा लेकिन वहां पे एक्सचेंज नहीं हुआ होगा, हम भर देंगे 4। तो इसको याद रखना थोड़ा सा, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो आई बॉट दिस डिक्शनरी फॉर 100 रुपीज। द यूज सेज दैट प्राइस एंड एक्सचेंज दर्शाने में हम प्रीपोजिशन 4 का प्रयोग करेंगे। अब ये नीचे वाला देखो, थैंक यू वेरी मच, अब इसमें भी 4 भरेंगे। तो इसने कहा सर इसमें क्या एक्सचेंज हुआ, अरे थैंक यू का एक्सचेंज हुआ ना, किसके कारण, फॉर द ट्रबल यू टुक इन हेल्पिंग मी, वो मुसीबत जो तुमने मेरे लिए, मुझे हेल्प करने के लिए सही, उस ट्रबल के लिए आपको थैंक यू। तो मिला तो क्या उसको, हेल्प मिली, और दिया क्या उसने, थैंक यू दिया। तो जरूरी नहीं है एक्सचेंज मॉनिटरी टर्म्स में ही हो, नॉन मॉनिटरी टर्म्स में भी हो सकता है, समझ गए ना। मॉनिटरी टर्म्स मतलब रिलेटेड टू मनी, तो रिलेटेड टू मनी ही एक्सचेंज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपने शब्दों का एक्सचेंज किया है तो वो भी है तो एक्सचेंज, तो यहाँ पे भी 4 आ सकता है। ठीक है, 4 यूजेस क्लियर हैं क्या फॉर के। क्या पर्पस दर्शाने के लिए, बोलो अगला। एब्रीविएटेड फॉर्म को फुल फॉर्म में चेंज करने के लिए, अगला। सपोर्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टी दर्शाने के लिए, आगे बोलो प्राइस एंड एक्सचेंज। 4 के बाद अगला हो, इसमें भरो। बाय। ये तो आपने एक्टिव टू पैसिव में कई बार किया है कि राम के द्वारा एक स्नेक मारा गया। तो अब यहां से बाय शुरू हो रहा है, 4 खत्म हुआ, क्या शुरू हो रहा है, बाय। तो बाय का सबसे फॉरमोस्ट जो यूज होता है वो क्या होता है, अच्छा इसमें पहले दोनों में भरो आप। ए स्नेक वॉज किल्ड, इसमें तो आपने भरा बाय, इसमें, इसमें भी बाय। विथ अभी अभी बताया था आर्टिकल लग जाता है तो इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, और इंस्ट्रूमेंट में हमेशा क्या आता है, विथ। देखो लकड़ी ने थोड़ा स्नेक को मारा होगा, मारा तो किसी और ने होगा, लकड़ी की तो सहायता ली गई होगी, समझते हो। अभी इसमें बायराम भी जोड़ सकता हूं मैं, देखो ऐसे, ही किल्ड, स्नेक वॉज किल्ड बाय राम विथ ए स्नेक, बाय राम विथ ए स्नेक। तो इंग्लिश में 2 वर्ड्स बनाए गए एक्टिव पैसिव के रेफरेंस में, एक को कहा गया एजेंट, एक को कहा गया इंस्ट्रूमेंट। एजेंट एक्शन करता है, हालांकि वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों हो सकता है, मोस्ट केसेस में लिविंग होता है, लेकिन एजेंट इज द डूअर जो एक्शन करेगा, और इंस्ट्रूमेंट वो उपकरण होगा जिसकी मदद से एजेंट एक्शन करेगा। तो अगर एजेंट से पहले प्रीपोजिशन भरना है तो बाय, और इंस्ट्रूमेंट से पहले भरना है तो बोलो विथ। इंस्ट्रूमेंट से पहले भरना है तो विथ, और इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है इसका सबसे बड़ा हिंट है कि उससे पहले ए या एन का एक आर्टिकल लगा रहेगा एज पर द यूसेज। एन भी तो लगा था अभी पिछले वाले शीट में, लगा था ना। एन कब लगता है नहीं पता आपको, जब वोवल साउंड होती है। अब पूरे आर्टिकल्स के यूसेज तो अभी डिस्कस करने से रहे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के लिए इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन लगाया जाता है इसलिए। ठीक है, अब आप इधर देखो, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस के सेंटेंस है दोनों, देखो बेटा, एजेंट जो कि जनरली लिविंग ही होता है उससे पहले प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे जैसे यहां कर लिया। पर सेकंड पॉइंट है, पैसिव वॉइस में इंस्ट्रूमेंट जो कि जनरली क्या रहेगा, नॉन लिविंग, उससे पहले हम क्या रखेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। तो ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। या फिर आप तो मीनिंग वाइज चलो, जो एक्शन कर रहा है और जिसकी मदद से एक्शन हो रहा है, उसके केस में हम जो एक्शन करेगा वो बाय लेगा, और जिसकी मदद से एक्शन हो रहा है वो विथ लेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, बाय राम विथ स्टिक, ऐसे भी आ सकता है, बाय राम विथ स्टिक, दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, यानी एक ही सेंटेंस में 2 प्रीपोजिशन भी भरवा सकता है, समझ गए। क्या, फिर भी गन अपने आप चली, लेकिन गन की इंटेंशन थोड़ा ना थी मारना, समझ गए। इंटेंशन तो किसी और की रही होगी ना, गन अपने आप क्यों चलेगी पहले तो बताओ, कभी चली आज तक, पॉसिबल ही नहीं है। गन अपने आप कैसे चलेगी, गलती से जरूर चल सकती है, लेकिन अपने आप कैसे चलेगी, अपने आप चल जाएगी तो गन्स बनाना ही बंद कर दे इंडियन गवर्नमेंट, फिर तो वो रिस्की चीज हो गई, अपने आप ही चल गई। मान लो बना रहा है उसी पे चल गई अपने आप कभी नहीं चलती, गलती से चलती है। ठीक है, इधर आओ नेक्स्ट। तो एजेंट लिविंग, इंस्ट्रूमेंट नॉन लिविंग। आई कॉट हिम डैश द नेक, बाय द हाँ बाई चल रहा है तो बाई तो भरना ही है। चलो पर्पस वो बताओ, मतलब यूज बताओ, किस टाइप का यूज है ये। नेक से पकड़ अच्छा, और हाथ से पकड़े तो, कर को पकड़ा। अच्छा और हाथ को पकड़े तो, मतलब बैक की जगह मैं हैंड लगा दूं, अब बताओ। तो मुझे ये बताओ भाई बाय क्यों आया यहाँ पे, नेक और हैंड की बात मत करो, मुझे यूज बताओ यूज। अच्छा, तो इसमें क्या आएगा फिर, बॉडी ऑर्गन को छोड़ो, इसमें क्या आएगा, बनानास आर सोल्ड, इसमें भी, इसमें किसी को पकड़ा नहीं है, लेकिन क्या आएगा बाई। आ गया यूज, तरीका बताना हो ना किसी एक्शन को करने का, भाई किस तरीके से वो एक्शन किया गया, जैसे कि उसने उसको पकड़ा, तो ये एक्शन हुआ।
अब किस तरीके से हुआ? बाय द नेक, भाई गर्दन से पकड़ना, उसको उसको पकड़ने का तरीका है। बनानास को बेचना, अब इसका तरीका क्या है, कैसे बेचे जाते हैं वो? बाय द डजन। अब देखो यहाँ पे प्राइस एंड एक्सचेंज नहीं हुआ है, फॉर द डजन मत कर देना, समझे क्या? ठीक है, क्लियर है? अब सबसे बड़ा डिफरेंस पता कहाँ आएगा? फॉर, बाय, एट। प्राइस एंड एक्सचेंज में आएगा तो फॉर, तरीका बताओ तो बाय, और केवल प्राइस बताओ तो एट। समझ गया? अभी एट भी आ सकता है। केवल प्राइस बताओ, जैसे कि किसी ने कहा भाई आपके यहाँ पे धनिया क्या भाव है, या सपोज करो, चलो बनानास ही ले लेते हैं, बनानास क्या भाव है, तो आपने कहा बनानास विल बी सोल्ड एट माई स्टोर एट रुपीज दिस पर डजन। तो वहां पे प्राइस बता रहे हो लेकिन बेचे नहीं है। प्राइस बताए हैं पर बेचा नहीं है। बेच दिया तो फोर, एक्सचेंज हो गया तो फोर, और तरीका ही बताया है तो फिर बाय। ठीक है, तो रुपीस एट रुपीज 5 करोगे यहाँ पे आप, अगर प्राइस बता रहे हो तो। ठीक है, तो मेथड या मैनर बताने के लिए बाय आएगा। पेट्रोल इज सोल्ड, तरीका ही बता रहे हो, ना तो प्राइस बता रहे हो ना एक्सचेंज हुआ, तो बाय द लीटर। मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो, वजन के हिसाब से उसको तोल के बेचते हैं, ये तरीका ही हुआ, तो सब में बाय आ जाएगा। लेटर्स आर सेंट, लेटर्स को भेजने का तरीका क्या है? पोस्ट यानी डाक से भेजते हैं अपन उसको। द पेमेंट मस्ट बी मेड, पेमेंट, जो सपोज करो आप लोग बिजनेस कर रहे हो तो आपने अपनी पार्टी को बोला, जो भी आपका बायर है उसको आपने बोला भैया पेमेंट जो है मैं चेक से लूंगा या डीडी ड्राफ्ट से लूंगा। बाय तो तरीका हुआ ना पेमेंट का, भाई पेमेंट कैसे लूंगा मैं, या तो चेक से लूंगा, बाय कौन किससे बाय कॉमन, बाय चेक और ड्राफ्ट, हाँ ले सकते हो, वो भी ले सकते हो। ठीक है, पर प्रीपोजिशन में वो अलग अलग बनवाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपसे सेंटेंस ऐसे आएगा। अब इसका बताना लास्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस, बाय कैश, द पेमेंट मस्ट बी मेड बाय कैश, बाय कैश, गलत, अब की बार आएगा इन कैश। तो ये है एक्सेप्शन, ये है एक्सेप्शन। देखो आप खुद सोचो, आप क्या, अरे आप खुद सोचते होंगे, आपने अपने मम्मी पापा को या पेरेंट्स को या एल्डर्स को बोलते सुना होगा कि भैया चेक से पेमेंट लूंगा, लेकिन कैश से नहीं बोला होगा, कैश में बोला होगा, कैश में पेमेंट लूंगा, कैश में पेमेंट लूंगा, ये काम तो कैश में होना चाहिए। समझ गए? नहीं सुना तो आज जाके सुनाना, या पूछना कि पापा इसमें आप मैं बोलोगे या से बोलोगे, ये के द्वारा बोलोगे, के द्वारा या से आ जाए तो बाई, और मैं आ जाए तो कुल मिला के चलो, सुना नहीं सुना, दिस इज द एक्सेप्शन। इन कैश होता है हमेशा, क्या होता है? इन कैश। तो बाय प्रीपोजिशन के ये यूजेस क्लियर हैं। अब बाय प्रीपोजिशन का अगला यूज देखो, पहला तो वो एजेंट और इंस्ट्रूमेंट के बीच में डिफरेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनकाउंटेबल अकाउंटेबल के लिए ये केवल अकेला एक एक्सेप्शन है, अकेला इन कैश। अच्छा, चेक और ड्राफ्ट में डिफरेंस बताया सबको, जैसे तो बैंकिंग टर्म है, क्या डिफरेंस है बोलो? चेक का कागज होता है, और ड्राफ्ट क्या होता है? प्लस बैग के अंदर टेक कर दे देते पूरा क्या? बिल वगैरह बनाने ड्राफ्ट। ड्राफ्ट को शॉर्ट में क्या बोलते, मतलब ड्राफ्ट किसका पूरा नाम है? डिमांड ड्राफ्ट, और शॉर्ट में बोलते हैं डीडी। आपने डीडी बनवाई होगी कभी फीस वगैरह जमा करने के लिए, डीडी। तो डीडी और चेक में क्या डिफरेंस है? जैसे अक्सर अक्सर स्कूल वाले क्या कहते हैं कि चेक मत दो डीडी बना के दो, ऐसा क्यों कहते हैं? आप सोचो तो सही, वो चेक क्यों नहीं लेते? और डीडी बाउंस नहीं हो सकता। चेक हमेशा पोस्ट पेड होता है, डीडी हमेशा प्रीपेड होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके खाते में पैसा है, आपने चेक काट के दिया, तो चेक जब वो लगाएगा तब पैसा मिलेगा, तो पोस्ट पेड हो गया। अब तब तक वो पैसा निकाल ले तो चेक बाउंस भी हो सकता है। डीडी क्या होता है? डीडी जब आप बैंक में जाते हो, मुझे डीडी बनानी, तो पहले ही निकाल लेते हो आपके खाते से पैसा, वो पैसा आपके खाते से पहले ही निकाल के बैंक के अकाउंट में डाल दिया जाता है, फिर बैंक के अकाउंट से डेबिट होके और उसको मिलता है, पार्टी को मिलता है। तो डीडी कभी भी बाउंस नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि डीडी बाउंस होता है तो फिर बैंक की गलती है, क्योंकि पार्टी से तो पेमेंट बैंक ने ले लिया ना, अब तो बैंक को देना है पेमेंट, तो प्रीपेड है। वो क्या है? प्रीपेड। तभी तो स्कूल वाले क्या कहते हैं, भैया डीडी बनाओ, डीडी बनाओ, डीडी बनाओ। क्यों? क्योंकि चेक बाउंस हो गया तो कौन माथापच्ची करेगा, चार्जेस और कटेंगे उसके, डीडी बाउंस होने के चांसेस नहीं। ठीक है ना, ये डिफरेंस है। डीडी डिमांड, डीडी बाउंस हो ही नहीं सकता, बैंक की गलती है। अगर कुछ कारण से बाउंस होता है तो बैंक की टेक्निकल मिस्टेक से होता है, जैसे मान लो कनेक्टिविटी चली गई, लाइट नहीं आई उस दिन क्लियर करने के लिए, तो उसका कोई चार्जेस नहीं काटती बैंक, रिटर्न में दे देती है भाई ये टेक्निकल मिस्टेक थी। लेकिन चेक तो हमेशा कस्टमर की गलती से बाउंस होगा, बहुत सारे कारण होते हैं, साइन नहीं मिला, पैसे नहीं थे खाते में, बहुत सारी चीजें। तो मान लो खाता ही बंद पड़ा था, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा था, तो उसमें फिर चार्जेस कटते हैं कस्टमर के, दोनों पार्टीज के कटते हैं, जिसने चेक काटा है उसके भी कटेंगे, जिसने चेक अपने खाते में लगाया उसके भी कटेंगे, दोनों तरफ से चार्जेस कटेंगे।
बिल्कुल डिट्टो। अगर लाइन भी, अगर तूने मयंक लिख के नीचे लाइन खींची और तू पेमेंट लेने गया और लाइन नहीं खींची तो भी पैसा नहीं मिलेगा। हाँ टेढ़ी मेढ़ी चलेगी पर खींची होनी चाहिए, हल्का फुल्का, मतलब ये मान के चलो बहुत ही मामूली सा डिफ्लेक्शन चलता है 1% का, बाकी 99% का मैच होना चाहिए। चलो इधर आओ। हाँ साइन कॉपी करने के बारे में मत सोचो, इधर प्रीपोजिशन सीखने के बाद में सोचो, ताकि है ना अच्छी नौकरी पकड़ेंगे ना तो साइन कॉपी करने की नौबत ही नहीं आएगी, खुद के साइन से पैसा मिल जाएगा, खाते में इतने पैसे पड़े रहेंगे, है ना। साइन कॉपी करने के बारे में वो सोचते हैं जिनके पास नौकरियां नहीं होती। इधर देखो, हाँ राम इज कमिंग फ्रॉम जयपुर डैश कार, बाय कार, तो बाय चल रहे हैं अभी। तो अब मुझे बताओ कि बाय यहाँ पे क्यों आया, कौन सा, इसके द्वारा। उसके द्वारा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दर्शाने के लिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपने बचपन में सीखे होंगे कई बार, है ना। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दर्शाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बाय। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात का साधन दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं। इसमें बताना। बेटे का है कार के साथ आ रहा है। इंस्ट्रूमेंट क्या है? अच्छा, नहीं यहाँ पे नहीं। बाय का है। यहाँ पे कार औजार है लगता है आपको। औजार क्या होता है, हाथ में उठाया उससे कार किया काम किया हमने, वो होता है इंस्ट्रूमेंट। हाँ बाय का। बाय ए कार, यानी दोनों में बाय। आप तो यातायात का साधन में हमेशा बाय भरोगे मतलब। ठीक है बोलो। तो दो रूल्स हैं, पढ़ो इधर, रूल्स पढ़ो। चलो इधर देखो, अब इधर देखो। अगर प्रीपोजिशन बाय कब आएगा, जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले कोई आर्टिकल ना हो, जैसे कि यहां था। अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले आर्टिकल है तब बाय नहीं आएगा, बाकी और कुछ भी आ सकता है एज पर द मीनिंग। तो कार में बैठ के आया तो इन अ कार, और बाइक होता तो जैसा भी बाइक है सपोज करो, यस। तो पढ़ो पहले रूल पूरा पढ़ो। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले अगर आर्टिकल है, न आर्टिकल नहीं है, तब तो फिक्स है बाय। तब तो क्या है, बाय फिक्स है, आर्टिकल नहीं आना चाहिए बस। बाय कार, बाय प्लेन, बाय फुट भी लिखते हैं अपन, पैदल आया, है ना। बाय बाईसाइकिल भी लिखते हैं, बाय फ्लाइट भी लिखते हैं, बाय एयर भी लिखते हैं। बाय एयर मतलब वही फ्लाइट के द्वारा, बाय ट्रेन, बाय बस, ठीक है ना। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले बाय आ जाएगा अगर आर्टिकल ना हो। लेकिन अगर आर्टिकल है तो बढ़िया भैया, फिर तो पंगा है। तो अगर आर्टिकल है तो क्या करेंगे बोलो, हम एनी अदर प्रीपोजिशन यूज करेंगे, पर बाय नहीं यूज कर सकते। मीनिंग के अकॉर्डिंग करेंगे। कार के अंदर बैठ के आया जाता है तो इन ए कार, बाइक के ऊपर सवार होकर आया जाता है तो ऑन। बताओ एक और बार बताओ, इन और ऑन में डिफरेंस समझ में आया क्या। यहाँ पे घोड़ा होगा तो क्या करोगे, ठीक है, आप ऐसे मानो। और साइकिल हुआ तो, साइकिल हुई तो ऑन, और रिक्शा हुई तो एन। इन। ओके, रिक्शा डिपेंड करती है, कौन सी वाली है। तो इसी जैसे कि जैसे कि सर खुली वाली भी आती खुली वाली में क्या लिखोगे, साइकिल वाली। हाँ साइकिल वाली में क्या लिखोगे, और मोटरसाइकिल मतलब जिसमें मोटर रहती है। है। ये वो भी खुली वाली आती है। अच्छा खुली वाली में क्या लिखोगे, और बंद वाली में क्या लिखोगे, गलत, दोनों में इन आएगा। सुनो, हम जिस साधन में बैठे हैं अगर उसने हमको चारों तरफ से घेरा हुआ है, हम उसके अंदर बैठे होंगे, समझ गए। अब वो खुला है कि नहीं खुला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा साधन जिस पर बैठने सवार होने के लिए हमने उसको कवर किया हुआ है, जैसे बाइक को हमने कवर किया होता है इधर से उधर, या फिर ऐसे मानो उसको चढ़ने के लिए हमको एक टांग से एक टांग इधर, मतलब ऐसे कवर करना पड़ रहा है उसको, जैसे घोड़ा, जैसे बाइक, जैसे साइकिल, समझ गए। तो फिर ऑन आएगा। और नहीं करना पड़ रहा, उसने हमको चारों तरफ से घेरा हुआ है। जैसे आप साइकिल में बैठोगे तो आपका इतना सा भी हिस्सा, मतलब रिक्शा की बात हो रही है, उससे बाहर नहीं होगा, है ना, आप पूरे उसके अंदर हो। लेकिन बाइक पे जब आप बैठोगे तो आपके कुछ हिस्सा बाइक से, बाइक की रेंज से बाहर है ना। आपका पैर तो बाहर ही है ना बाइक की रेंज से, तो आपने कवर किया बाइक को, बाइक ने आपको कवर नहीं किया, तब क्या आएगा, समझ गए, क्लियर है। ठीक है नेक्स्ट। तो यहाँ पे बाय पूरा होता है भैया, बाय पूरा होता है। बाय के तीन यूजेस सीखे अपन ने, एक तो एजेंट और इंस्ट्रूमेंट के बीच में डिफरेंस याद रख लेना। एजेंट के लिए बाय, इंस्ट्रूमेंट के लिए विद। दूसरा क्या सीखा अपन ने, बाय का दूसरा यूज क्या सीखा, हाँ मेथड या मैनर, बस उसमें इन कैश वाला एक्सेप्शन है। और तीसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए अगर आर्टिकल आ जाए तो बाय के अलावा और कुछ आएगा, नहीं तो हमेशा बाय आएगा। ठीक है, ये बोलो इधर क्या भरना चाहिए मुझे। अगर मुझे मीनिंग शो करना है राम का घर, तो क्या भरना चाहिए मुझे, क्या भरना चाहिए, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भरना है, द हाउस ऑफ। द हाउस ऑफ राम। तो अब यहाँ से ऑफ शुरू हो रहा है और ये आखिरी कवर करेंगे हम, आज का आखिरी कवर करेंगे ऑफ।
हाँ फिर छुट्टी, फिर सेकंड फेज खत्म हो जाएगा हमारे यहाँ पे, थर्ड फेज रटाफिकेशन का नहीं, सेकंड फेज पूरा नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि नहीं दिन में नहीं बुलाएंगे अपन। देखो एक बात ये नहीं है, हमने अच्छा खासा कवर कर लिया है, बात ये है कि ज्यादा भेजे में नहीं घुसता है, और फिर आना बात वही हो जाती है, फिर घूम फिर के कि आना वही, फिर तो ऐसे बुक से ही पढ़ लो, अगर सब कुछ ये एक साथ ही खींचना है तो फिर बुक से ही पढ़ लो। पॉइंट इज दैट कि जितना पढ़ाया वीडियो देख के उसको अच्छे से रिवाइज करो, अगर आपको पढ़ना है दोबारा दिन में तो आप दिन में ये एक्टिविटी करो बजाय के आगे बढ़ने की बजाय। चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, हाँ नोट्स पढ़ो ना, इधर आओ, ऑफ को तो खत्म करो। अगर पोजीशन स्थापित करना है, ऑफ का सर्वप्रथम यूज होता है पोजीशन स्थापित करना, पोजीशन यानी अधिकार व्यक्त करना। जैसे राम का घर पे अधिकार है तो हम ऑफ पर, इसका इसका बीच में कनेक्शन होगा ऑफ का, ठीक है ना। हर प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन या जेरेंड आ रहा है, आपने अगर नोटिस किया हो तो, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है ना, ठीक है। द हाउस ऑफ राम, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग पोजीशन अधिकार शो करने के लिए करते हैं, ठीक है, वेरी इजी, ठीक है। इसको पढ़ो, द बटन ऑफ द शर्ट ऑफ राम इज मिसिंग, ठीक है। अब यहां पे देखो, राम का शर्ट पे अधिकार, शर्ट का बटन पे अधिकार, ठीक है। और ऐसे सेंटेंस में याद रखना, पहले भी बताया है कि किस पे, हाँ तो राम और बटन के बीच में भी ऑफ कनेक्शन ही मानोगे ना, दो ऑफ आ रहे हैं तो ऑफ का कनेक्शन है ना, ठीक है। अब सुनो इधर, ऐसे सेंटेंस, ये सेंटेंस लिखने का एक पर्पस और है यहाँ पे बताने का, कि ऐसे सेंटेंस में जब अधिकार से अधिकार, अधिकार से अधिकार इस तरीके से कनेक्शन हो, तो हम आखिरी वाली जो बात है वो हमेशा पहले वाले के लिए कही जाती है। यानी मिसिंग यहाँ पे राम नहीं है, मिसिंग यहाँ पे शर्ट भी नहीं है, उसका बटन मिसिंग है, जो सबसे पहले आया है, जो सबसे पहले, ऐसे समझो जो सबसे लेफ्ट में आया, कनेक्शन प्रीपोजिशन कनेक्ट करते करते जो सबसे लेफ्ट में आया उसका, उसी को मिसिंग मानोगे, ठीक है, या उसी के बारे में वो बात कही गई है। तो अधिकार शो करने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन यूज होता है, क्लियर है क्या सबको। नेक्स्ट, ही कम्स डैश रिच फैमिली, अब यहां से स्पेशल यूजेस शुरू हो रहे हैं बेटा ऑफ के। ही कम्स ऑफ ए रिच फैमिली का मतलब बता दो आप तो, वो रिच फैमिली से आया, मतलब वो अभी रिच फैमिली के घर में गया और वहां से आ रहा है, इसका मतलब ये है क्या, बिलोंग करता है। ओरिजिन या उत्पत्ति बताने के लिए कि वो कहाँ से पैदा हुआ, वो कहाँ से निकला, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। जैसे सपोज करो, ना हम कहीं जाते हैं, सपोज करो हम सब लोग कहीं इवनिंग में बैठते हैं किसी जगह पे चाय की थड़ी पे, और वहां पे मान लो एक लड़का आना आता है और आना बहुत एक्स्ट्रा वैगेंट है, बहुत मतलब मर्सिडीज लेके आता है और उल्टी सुल्टी हरकतें करता है, तो अपन क्या कहते हैं, यार पैसे वाले घर से दिखता है, अपन कई बार ऐसे नहीं कहते पैसे वाले घर से दिखता है, तो वहां पे अपन इंग्लिश में सेंटेंस कहेंगे ही कम्स ऑफ ए रिच फैमिली, वो रिच फैमिली से बिलोंग करता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी रिच फैमिली में बैठा था और उठ के आया है इसका मीनिंग वो नहीं है, वहां पे फिजिकली की बात नहीं हो रही है, ओरिजिन की बात हो रही है। तो ओरिजिन उत्पत्ति दर्शाने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखो, आलोक इज ऑफ 20 ईयर्स, जब आपको एग्जैक्ट एज बतानी हो, एग्जैक्ट एज का मतलब होता है फिक्स फिक्स उम्र, मतलब है ना, हाँ, मतलब वहां पे ऐसा नहीं हो कि मैं 20 कह रहा हूं और 22 निकले, है ना। एग्जैक्ट एज, सटीक उम्र बताने के लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, एग्जैक्ट एज सटीक उम्र बताने। नेक्स्ट देखो, हाँ ये चार सेंटेंस देखो फटाफट, सब में वैसे तो ऑफ आना ही है क्योंकि ऑफ चल ही रहा है। कैरेक्टर, किसी व्यक्ति का चरित्र या स्वभाव या नेचर बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑफ। ऑफ, ऑफ तीनों चारों का मीनिंग पता है। ए मैन ऑफ, इस वर्ड का मतलब होता है अपने वादे का पक्का आदमी। ए मैन ऑफ आयरन विल, दृढ़ निश्चय आदमी, है ना। विल मतलब होता है निश्चय करना, आयरन मतलब लोहे जैसा मजबूत निश्चय करना, मजबूत निश्चय आदमी। प्रिंसिपल अपने सिद्धांतवादी आदमी। लेटर्स मतलब इंटेलिजेंट आदमी होता है ना, ए मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो चरित्र या स्वभाव बताने के लिए ऑफ। तो ये चार यूजेस कवर हुए, तो आगे चलूं। पहला तो उसका बेसिक यूज है जिसके लिए उसको बना है, पोजीशन टॉपिक, और बाकी उसके एक्स्ट्रा यूजेस हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों सेंटेंस तो आने से रहे, है ना। सेंटेंस आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आजकल यहाँ से आते हैं, पहले आते थे ऐसे सेंटेंस, अब नहीं आएंगे, है ना, ठीक है। ओरिजिन, एग्जैक्ट एज, कैरेक्टर। नेक्स्ट आ जाओ। अरे मैं आपको 10वीं क्लास के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप ढंग से पढ़ लो, और आपको जिंदगी में ग्रामर की कोई क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। और अगर आप कभी लेते हो मान लो क्लास ग्रामर की, तो आप ये पाओगे कि यार ये सब तो कमल सर पढ़ाते थे, गारंटी है मेरी। आप वो देखोगे कि यार ये सब तो हम पहले पढ़ लेते हैं, फालतू अब 20,000 रुपये फीस एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 20-20 हज़ार रुपये फीस लगती है एंट्रेंस एग्जाम में, केवल ग्रामर की मैंने दी है, कैट के एंट्रेंस एग्जाम की। सन 2009 में मैं 20,000 रुपये फीस देके आया हूँ, तो सोचो आज तो लाखों में होगी। तो भैया बहुत कुछ मिल रहा है बहुत कम प्राइस में, समझ लो, समझ लो, हाँ। कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, कैट होता है CAT,
है ना। इधर देख, चित्र बनाने में ध्यान है। हाँ ये बताओ, दस एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन वो एमसीक्यूज ही नहीं भरे जाते हैं। सारे एंट्रेंस एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं। आईआईटी में क्या आता है? आईआईटी में क्या सब्जेक्ट पेपर होता है क्या? इधर देखो, द शर्ट इज मेड डैश कॉटन, द शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन। अब ये बताओ ऑफ क्यों आया यहाँ पे? कॉटन से बनी है। नहीं, हाँ ठीक है ऐसे कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे मटेरियल बता रहे हो आप। क्या बता रहे हो? किसी वस्तु का मटेरियल बताने के लिए आप ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करोगे। ये बताओ, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, टेबल के मटेरियल है वुड। द बॉक्स इज मेड अरे यहाँ पे ऐसे है ना, द बॉक्स इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए मटेरियल। मटेरियल हाँ कोई सा भी मटेरियल बताओ। नहीं, ऐसे रहता द बुक बॉक्स इज मेड ऑफ मटेरियल। हाँ तो ऑफ लगाओगे ना, मटेरियल बताने के लिए आप ऑफ लगाओगे, है ना। मटेरियल लिखो या मटेरियल बताओ, आप क्या लगाओगे? ऑफ। मटेरियल से कनेक्शन करो उस ऑब्जेक्ट का, तो कनेक्टिंग वर्ड क्या आएगा? ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, सिल्वर के लिए भी क्या आ जाएगा? ऑफ। ये बताओ, चलो रूल पढ़ो। मटेरियल या पदार्थ दर्शाने के लिए कि वो किससे बना है, आप क्या यूज करते हो? ऑफ। 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 अब आता है कहानी में ट्विस्ट। वाइन इज मेड डैश ग्रेप्स, ये शराब जो है ग्रेप्स से बनी हुई है। अप ऑफ। बोलो, मतलब ऑफ तो लगाओगे आप? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बाय में विथ भी लगाया था मैंने इंस्ट्रूमेंट बता के, तो ये भी तो हो सकता है। नहीं है? हाँ, उसके इर्द गिर्द के रूल ऑब्वियसली वही बताने पड़ेंगे। ऐसा नहीं ऑफ चल रहा है तो मैं और कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाऊंगा, रूल उससे कनेक्टेड होगा, ये गारंटी। बट और प्रीपोजिशन का भी आ सकता। बैंक बताओ। ऑफ। हाँ मौलिक। अप ऑफ। ऑफ। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। अब सुनो, ये भी बताओ कि क्यों। जब हम जिस मटेरियल से, अब ये इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना, हम जिस मटेरियल से ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं या बनाया जा रहा है, उसकी फॉर्म ही बदल जाए, उसका रूपांतरण हो जाए, रूप ही ना दिखे। जैसे कि जब हम शर्ट बनाते हैं कॉटन की, तो उसमें कॉटन दिखता तो है, वो दिख रहा है ना कॉटन। सॉलिड लिक्विड गैस से मतलब नहीं है, रूप परिवर्तन हो जाए बिल्कुल, अभी वो उस फॉर्म में दिखाई ना दो, दिखाई ना दे। ठीक है, अभी जैसे ये टेबल वुड की बनी हुई है तो लकड़ी दिखाई दे रही है ना, ये लकड़ी प्लास्टिक की थोड़ी ना दिखाई दे रही, लकड़ी लकड़ी की दिखाई दे रही है ना। रूप नहीं बदलाना है इसका, फॉर्म बस शेप बदल गई। जैसे सिल्वर का बॉक्स है तो वो चांदी उसमें दिखाई देगी, लेकिन अंगूरी शराब में अंगूर कभी नहीं दिखाई देंगे। टेस्ट आएगा लेकिन फॉर्म तो बदल गई, फॉर्म तो बदल गई। तो अगर फॉर्म बदल जाए, तो फॉर्म बदल जाए तो यहां से यहां चेंज हो गया। तो फ्रॉम और टू का हम यूज करते थे जब कहीं से शुरू और कहीं से खत्म, तो ग्रेप्स से शुरू हुई है वो, लेकिन अभी वो ग्रेप्स नहीं है, तो फ्रॉम ग्रेप्स। ओके ठीक है, अब ये बताओ जरा। The cake is made from flour, sugar, ghee, butter, etc. हम्म, तो अब आपके पास दो ऑप्शन हो गए एक तरीके से ना, ऑफ भी आप लगा रहे थे और अभी फ्रॉम का भी इंट्रोडक्शन हो गया कहानी में। आ सकता है लगा दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, ऑफ और अप ऑफ तो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, दोनों एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं। सवाल ये कि ऑफ यूज होगा क्या। ठीक है, तो वो बताओ, ऑफ फ्लोवर्स या फ्रॉम फ्लोवर्स, या कोई तीसरा, या कोई तीसरा। बाय भी आ सकता है। बाय एजेंट है वो सारे, फ्लोवर शुगर घी बटर, या कोई मेथड मैटर मैनर बता रहे हो आप, या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बता रहे हो। भैया रूल्स से चलो ना, रूल्स बता दिए तो अब तो रूल से चलो, अभी भी तुक्के लगाओ तो फिर फर्क ही क्या हुआ। जो रूल्स बताए हैं बाय के, उनमें से कुछ है क्या ये? नहीं है। From. फ्रॉम मतलब आप में मानते हो कि इसके फॉर्म चेंज हो गई है ना, इसका रूप बदल गया। तो मुझे एक चीज बताओ, मान लो मैंने फ्लावर्स का इस्तेमाल किया केक बनाने में, और फ्लावर ऊपर ही लगा दिया ऐसे तो फ्लावर कहाँ बदला? हाँ शुगर बदल गया, घी बदल गया। तो सवाल यह है कि कुछ बदले, तो उस केस में हम केस ले लेते हैं इंग्रेडिएंट्स का। किसका? Ingredient. इंग्रेडिएंट समझते हो ना, उसके पदार्थ या उसके मादक पदार्थ जो उसमें लगे हुए हैं। अब इंग्रेडिएंट्स के केस में जनरली ऐसा होगा कि कुछ तो बदल जाएगा और कुछ की फॉर्म वैसे की वैसी दिखाई देगी। कुल मिला के इंग्रेडिएंट्स का केस हो, यानी कि एक से ज्यादा पदार्थ जब लिखे हुए हो, इंग्रेडिएंट्स का केस हो, तब हम हमेशा विथ लगाएंगे।
ठीक है। सो ये यहाँ पे दूसरा कहानी में ट्विस्ट है। इंग्रेडिएंट्स के केस में क्या लगाना है हमको, विथ। तो ओरिजिनल रूल तो ऑफ है, जिसमें मैक्सिमम सेंटेंस इन्वॉल्व होंगे, लेकिन फिर फॉर्म बदल जाए तो फ्रॉम, और उसके बाद फिर इंग्रेडिएंट्स आ जाए तो विथ। ठीक है। अच्छा, ये सारे रूल्स आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं आपकी पर्टिकुलर अपनी अपनी बुक्स में से, और अगर आपको कहीं मिसमैच दिखता है तो आप लेके भी आ सकते हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ओपन में करेंगे, छुप के नहीं करेंगे। वी आर रेडी। भाई आपको अगर डाउट हो रहा है तो, है ना भाई, हमारी तरफ से तो हम तो ऑथेंटिक हैं भाई, पक्का है यही आएगा। बट कई बार होता है, क्योंकि क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो बच्चे ने सुना ही नहीं है, तो फिर अजीब सा लगता है, ये कैसे आ सकता है यहाँ पे, है ना। ठीक है, अभी मत देखो यार, अभी देखते हो तो हमारा और आपका टाइम वेस्ट होता है। आप घर पे करो ना प्रैक्टिस, ये एक्टिविटी आप घर पे करो, और अच्छे से देखो ना, 2 मिनट में क्यों देखते हो, 2 घंटे में देखो आराम से, और देख के फिर बात करो। ओके, नेक्स्ट इधर देखो। हाँ जी, इन 3 सेंटेंस में और बताएं, फिर हम इस, अभी क्या चल रहा है, ऑफ चल रहा है ना, ऑफ को भी वाइंड अप करते हैं। हिज नेम वॉज कट डैश स्टोन, उसका नाम जो है स्टोन से काट कर बनाया गया। आपने देखा होगा, आप हिल स्टेशन या कहीं जाते हैं तो वो कटिंग नाम के स्पेशल टाइप के वो कीचेन्स वगैरह बने रहते हैं, पत्थर के भी बने रहते हैं वो, है ना। उसकी स्टैच्यू जो है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो मेटल होता है, क्या बोलते हैं ब्रॉन्ज को, कांसा, कांस्य पदक होता है ना ब्रॉन्ज मेडल, कॉपर और टिन से बना रहता है, हाँ वो आप जानो। हाँ ठीक है, तो ब्रॉन्ज में उसकी स्टेच्यू, कास्ट, कास्ट मतलब गढ़ना, मतलब वो मूर्ति जो उसकी बनी हुई है वो किस पदार्थ से बनी हुई है, ब्रॉन्ज से बनी हुई है। और ये जो पेंटिंग्स है, ये ऑयल पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग सुनी होगी ना आपने, ये ऑयल के द्वारा की गई है या ऑयल से की गई, वो आपको सोचना है, क्योंकि वो सोचोगे तभी तो प्रीपोजिशन भरोगे। चलो भरो, तीनों में भरो, छोड़ो उसको। तीनों में फ्रॉम, क्यों, उनकी फॉर्म बदल गई क्या, स्टोन दिखाई देगा उसमें, वो कहां से भी दिखाई देगा, Stone of bronze. ऑफ स्टोन ऑफ ब्रॉन्ज, और by from From is the last one. तीनों में एक ही आएगा। हाँ, और देखो डब्बा दिख रहा है, बिग ब्रैकेट, of ऑफ, Last one. मैं कह रहा हूँ तीनों में एक ही आएगा, हिंट तो दे रहा हूँ। क्या, हाँ मौलिक आप बताओ। सोच रहे कि सो रहे सोच रहा हूँ। देखो, जब अपन कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से या मटेरियल से, तो एक तो होता है उस ऑब्जेक्ट को उठाया और उसको किसी में डाला, प्रोसेस किया और बन गया। जैसे कॉटन उठाया और कॉटन से शर्ट बन गई, वुड से टेबल बन गई, है ना, या ग्रेप से वाइन बन गई। एक दूसरा तरीका होता है, जैसे मैं, आप खुद सोचो, स्टोन, स्टोन से जब आप ये बनाओगे, नाम बनाओगे, किसी का भी नाम बताओगे, उसमें काटोगे, कट करोगे, तो ऐसा थोड़ा होगा कि एक बाठाई उठा लिया, एक बाठाई उठा लिया और फेविक्विक से चिपका दिया, ऐसे ऐसे नहीं होता। आपने अगर देखा होगा वो वर्क स्टेशन जहाँ पे वो काम होता है, तो वहां पे क्या होता है, एक जैसे सपोज करो मेरे को मेरा नाम लिखना है, तो एक फ्लैट स्टोन का पीस ले लेंगे और उसके अंदर कटिंग करेंगे, और वेस्ट मटेरियल को हटाते जाएंगे, यहाँ से काटा, यहाँ से काटना, जो बच गया वही मेरा फाइनल ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली मूर्ति भी ऐसी होती है, फ्लैट क्यूबॉइड ले लिया और उसमें कटिंग होती है, ऐसे उस पर इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, कटिंग कर दी, कटिंग कर दी, वेस्ट हटाते गए, हटाते गए, हटाते गए, हटाते गए, हटाते गए, हटा हटा के जो फाइनल बचा वो मेरा क्या है, फाइनल ऑब्जेक्ट है। इस तरीके की कटिंग करके जब ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तब हमेशा इन प्रीपोजिशन आता है। क्या आता है, क्योंकि आपका कार्य उसके अंदर हो रहा है, उस स्टोन के अंदर हो रहा है, उस ब्रॉन्ज के अंदर हो रहा है। अच्छा, ऑयल पेंटिंग का मीनिंग नहीं पता कईयों को, अब आपको सर ऑयल के अंदर कैसे हो रहा है, तो ऑयल के अंदर ही हो रहा है कायदे से। ऑयल कलर्स नहीं है यहाँ पे, ऑयल कलर्स नहीं है, अगर ऑयल कलर्स होते तो ऑयल कलर्स ही लिखता मैं। यहाँ पे ऑयल्स का मतलब ये है, सुनो, जो कैनवास होता है, उस कैनवास के, उस कैनवास को ऑयल से लैप कर दिया जाता है। एक तो होता है कि हम सीधे उस पर पेंटिंग करना स्टार्ट कर दें तो उसकी फॉर्म अलग बनती है, या उसकी जो निखार आता है वो अलग आता है ना, लेकिन ऑयल करके करते हैं तो कुछ दूसरे टाइप का निखार आता है। तो हमने उसको पूरा ऑयल में लैप कर दिया है और उस ऑयल में जाके हम पेंटिंग कर रहे हैं, उसको कहते हैं ऑयल पेंटिंग। उसको क्या कहते हैं, oil ऑयल कलर से पेंटिंग, सारे कलरों में ऑयल आता है, करीब करीब सारे कलरों में ऑयल आता है, तो ऑयल कलर तो रहेंगे ही रहेंगे। फिर ऑयल पेंटिंग और सादा पेंटिंग में डिफरेंस है, जिस कैनवास पे हम पेंटिंग कर रहे हैं उसको पहले ऑयल से लेप कर दें तो उसको कहलाती है ऑयल पेंटिंग। तो आपने ऑयल में जाके काम किया ना, तो इसमें भी क्या आएगा, ऑयल। इन, इन, इन। अब यहाँ पे तो साफ साफ ऐसे लिखा हुआ है एक्सेप्शन, बुक में भी ऐसे दिखता है एक्सेप्शन, बट हमने उस एक्सेप्शन का थोड़ा सा रूल बना दिया ताकि हमको याद रह जाए, नहीं तो एक्सेप्शन एक्सेप्शन तो हम कब तक याद रखेंगे।
सर अगर स्टोन ब्रोंज की जगह कोई सा मेटल लग सकता है क्या? अगर हम उसके अंदर जाके काम कर रहे हैं, अब सोचना पड़ेगा, तभी तो कहते हैं कि इंग्लिश जो है ना जीके से भी रिलेट करती है। आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि ये एक्शन कैसे होता है, क्या होता है। हाँ आयरन जैसे। हाँ, आयरन के अंदर अगर हम काम कर, मतलब आप ये देखो कि चीजों को उठा के जोड़ के बनाना, या कट करके वेस्ट मटेरियल अलग अलग करते 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 फाइनल जो ऑब्जेक्ट मिले उस इस तरीके से काम करना, ये डिफरेंस है। उठा के बना रहे हो तो ऑफ, अंदर जाके बना रहे हो, वेस्ट मटेरियल हटा रहे हो, जो बच गया वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, तो इन। ओके डन, ठीक है। ये रुक तो जाओ, एक बार चेक कर लेने दो मुझे। अभी एक रूल और है, मतलब ऑफ का ही है, प्रीपोजिशन ऑफ का ही है, वो अगला नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऑफ ही का। तो जब किसी की मौत हो जाती है तो मौत के कारण को बताने के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑफ। जनरल रूल तो ये है, पर कहानी में ट्विस्ट इसमें भी आएगा। तो ही डाइड ऑफ मलेरिया, मलेरिया से मर गया वो। ही डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर से मरा तो उसकी गलती नहीं है। आगे गलती इसकी ना, नंबर हाँ नंबर पाँच रखो। हाँ, देखो भाई कैंसर हो गया तो मरना ही था, मलेरिया से मरा वो थोड़ा सा अजीब था। चलो देखो इधर देखो, ही डाइड, कोई भूख से ही मर जाता है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो भूख से मरते हैं, खाने को नहीं है कई देशों में आज भी, है ना। सो वी आर फॉर्चुनेट इनफ, इसलिए हमको उसकी कदर नहीं है। आगे चलो, कोई प्यास से भी मर जाता है। अब प्यास से ऐसा तो नहीं कि पानी नहीं मिला, बस प्यास से ऐसे मर जाता है कि किसी विकट परिस्थिति में फंस गया, जंगल में फंस गया इधर और पानी नहीं मिला काफी देर तक, तो उससे भी मौत हो जाती है। पानी की कमी से मौत हो गई, आपने सुना हो कई बार, है ना। अब वो जो भी है, ग्रीफ होता है कोई गहरा सदमा, सदमे से तो खूब लोग मरते हैं आजकल, आज ज्यादातर इसी से मर रहे हैं, है ना, गहरी टेंशन या सदमे से। ठीक है ना, इसलिए खुश रहो, मजे में रहो। इधर आओ, डेट, डेट का मतलब क्या होता है, ये ऑफ आएगा, कर्जा, वेरी गुड वेरी गुड। दब गया। नहीं 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 डेट मतलब दब गया, नहीं, नहीं डेट का मतलब क्या है, अरे डेट का मतलब क्या है, इसने बता दिया। डेट का मतलब गहराई, हाँ वो डेप्थ होता है, DEPT डेप्थ। ठीक है, डेट इसको कैसे रीड करते हैं, बी को साइलेंट, डेट। और डेट से डेटर्स भी बनते हैं, डेट से डेटर्स, ये कॉमर्स कॉमर्स स्ट्रीम का शब्द है, इसका मतलब होता है कर्जा, और डेटर्स का मतलब होता है कर्जदार। ठीक है, मैं बिजनेस में दो टर्म्स आएंगी जो भी कॉमर्स लेगा 11th में। लैंडलॉर्ड तो किराएदार होता है, किराएदारी कर्जदार हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं, कर्जदार तो कोई भी हो सकता है। हाँ, डेटर्स क्रेडिटर्स दो लोग आएंगे, डेटर्स मतलब जिनसे मैं पैसा मांगता हूँ, क्रेडिटर्स मतलब जो मुझसे पैसा मांगते हैं। अरे बैग क्यों बंद कर रहे हो बात बात पे, इधर तो देखो भी। हाँ तो चलो करो, मैं वेट करूंगा, टाइम तो पूरा ही लूंगा। हाँ, डेटर्स मतलब, डेटर्स भी कर्जदार, क्रेडिटर्स भी कर्जदार। डेटर्स जिनसे मैं पैसे मांगता हूँ, क्रेडिटर्स जो मुझसे पैसा मांगते हैं। तो डेटर्स होना अच्छी बात होती है, क्रेडिटर्स होना थोड़ी बुरी बात होती है, या फिर बैलेंस होना चाहिए। तो कर्जे से नहीं मरता, कर्जे में मरता है, कहते हैं ना कर्जे में ही मर गया हो तो ही डाइड इन डेट। तो जैसे इन कैश, जैसे जैसे इन कैश एक्सेप्शन था, वैसे इन डेट भी एक्सेप्शन के तौर पे आप याद रख लोगे। बाकी सब में ऑफ आ रहा है। अब ये ऑफ भी किस किस में आता है सुनो, डिसीज, इलनेस, हंगर थर्स्ट, स्टारवेशन, ग्रीफ या शेम। अब इनमें से किसी का मीनिंग समझ नहीं आता तो बताओ। देखो जैसे मलेरिया, छोटी मोटी बीमारी को अपन डिसीज कहते हैं, जो लंबी चलने वाली बीमारी होती है उसको इलनेस कहते हैं, है ना, जिसमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है लंबे समय। शेम यानी शर्म, शर्म से मर जाता है कोई, है ना। हंगर और थर्स्ट समझ में आ गया होगा, भूख प्यास। स्टारवेशन भुखमरी, स्टारवेशन मतलब भुखमरी, ग्रीफ बता ही दिया, गहरा सदमा, दुख जिसको, और शेम मतलब शर्म। तो 7 रीजन है ये, 1 2 3 4 5 6 7 रीजन में हम ऑफ लगाएंगे, और डेट का अलग से एक्सेप्शन याद रखेंगे। ठीक है, अब ये बताओ, कोई जख्म लगा उससे भी किसी की मौत हो जाती है, कई बार ऐसा भी सुना है। अबाउंड, मान लो एक्सीडेंट हो गया और कोई गहरा जख्म हो गया, तो इनमें कोई भी काउंट नहीं है, कोई बीमारी नहीं थी, कोई लंबी बीमारी नहीं थी। तो इस केस में हम, अच्छा ये जो अब नीचे आ रहे हैं ये एक्सेप्शनल केस है, मतलब एक्सेप्शनल केस जैसे एक्सीडेंट हो गया तो ही अबाउंड होगा, ऐसे तो नहीं कि हर संडे को बाउंड हो जाता है उसको, है ना, समझ गए। तो इसमें फ्रॉम आएगा, क्या आएगा, फ्रॉम। तो ये एक्सेप्शनल केसेस कौन कौन से सुन लो भैया, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग एंड वाउंड के कारण अगर मौत होती है तो इसको हाँ मतलब वर्ड वो यूज कर ले वो, ओवर ईटिंग फूड पॉइजनिंग अलग अलग बातें हैं बेटा। हम कम खाते हैं तो उससे भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, फूड पॉइजनिंग तो गलत क्वालिटी का खाना खाने से होती है। ओके, समझ गए, ऐसा नहीं है। तो ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग और वाउंड, वाउंड यानी जख्म के कारण अगर डेथ हो जाए तो फ्रॉम लगा देंगे। क्लास देखो, इन दोनों में बताओ।
एंड मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट है। Ill from malaria. हम्म With malaria. With With. नहीं from आएगा. Suffering from cancer. क्या क्या कारण से? हाँ बोलो। मलेरिया और कैंसर तो ऊपर भी आए थे वैसे। डिफरेंस क्या है ऊपर वाले मलेरिया और कैंसर और नीचे वाले मलेरिया और कैंसर में डिफरेंस? यस दिस इज द मेन डिफरेंस। इस बावड़े को क्यों मार रहे हो? उसमें मर गया है, इसमें भी बीमारी हुआ है। ठीक है, तो बीमारी के केस में जनरली आपको इल या सफरिंग ये दो शब्द सुनाई देंगे, है ना। इल के साथ विथ, सफरिंग के साथ फ्रॉम। इल के साथ विथ, सफरिंग के साथ फ्रॉम। ही इज इल विथ मलेरिया एंड ही इज सफरिंग, डेथ नहीं होने के केस में ही इज इल विथ मलेरिया Malaria. सफरिंग फ्रॉम। ये सफरिंग फ्रॉम तो कई बार सुना होगा आपने। आप सफरिंग फ्रॉम फीवर लिखते हो हमारे एप्लीकेशन में, है ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। आप बीमारी नहीं होते शायद, है ना। हाँ ठीक है, तो अभी भी सेकंड फेज खत्म नहीं हुआ बट टाइम ज्यादा हो गया। सेकंड फेज के कुछ एक सेंटेंस बाकी हैं जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। और फिर नेक्स्ट क्लास में तीसरा फेज शुरू हो जाएगा रटाफिकेशन वाला, है ना। ठीक है, ओके चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। बाय।